चलिए, तो आज ये आज के एक और सेट नंबर पे क्या था, सेट नंबर 36 है ना। तो सेट नंबर 36 बेसिक क्वेश्चंस रखे थे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं। कुछ लोगों को लगेगा इजी है, तो हो सकता है भाई आप लोगों ने काफी लंबे समय से तैयारी करी है ना। तो इसलिए जब कमेंट्स मुझे ये आते हैं कि सर इजी हो गया, बहुत बेसिक सवाल हो गए, तो ऐसा नहीं होता ना। हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखकर पेपर बनाया जाता है। तो जैसे आप में से जो प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं ऑफलाइन, तो उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहले पढ़ाई करी है, मतलब 2 साल 3 साल, कई लोग 4 सालों से भी हैं बैठे। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 6 महीने 8 महीने का कोर्स पढ़ा होगा और सीधे प्रैक्टिस पे आ रहे हैं। तो इसलिए जो है हमेशा आराम से चलो, सब्र से चलो। और क्वेश्चन मेन नहीं है, मेन है उसकी एक्सप्लेनेशन। एक क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चन ढूंढ पा रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना, राइट। अब मैंने ये बोल दिया कि इजी क्वेश्चन पेपर है, तो यानी आप पहले ही क्वेश्चन में फंस गए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है। योर ऑप्शंस आर स्थान, पेट, गति या पहुंच। इसमें से सिर्फ एक है जो पुल्लिंग है। पहले आप मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पेट। पेट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है प्रवेश, एंट्री जिसको कहते हैं ना। तो इसका अर्थ बता रहा हूं मैं, प्रवेश से इसका अर्थ है। और प्रवेश जो होता है ये हमेशा स्त्रीलिंग में आएगा। हमसे पूछा कि क्या स्त्रीलिंग नहीं है, तो भाई ये जो लास्ट के 3 है, ये तीनों के तीनों है आपके स्त्रीलिंग शब्द। और जो स्थान है, ये स्थान क्या है आपका, ये पुल्लिंग शब्द है कि नहीं। तो ये क्या है आपका, पुल्लिंग शब्द के रूप में आएगा किसी स्थान का नाम। बस आप यूं समझ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा, राइट। जो स्थानों के नाम आएंगे वो हमेशा पुल्लिंग के रूप में आएंगे, स्त्रीलिंग के रूप में नहीं। चाहे आप देहरादून पढ़ो, दिल्ली पढ़ो, मुंबई पढ़ो, है ना। चलिए नेक्स्ट आओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है कि लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, इस वाक्य में किस काल का भाव छुपा हुआ है। अब देखो एक चीज बताओ, वो गीत गा रही हैं मतलब गीत गाया, समाप्त नहीं हुआ। तो अगर गा रही हैं तो भूतकाल तो हो ही नहीं सकता। तो जहां पर भी भूत लिखा है पहले तो उसको हटा दीजिए यहां से, राइट। अब है तो ये वर्तमान काल की क्रिया, लेकिन इसमें संदिग्ध है, अपूर्ण है या सामान्य भूतकाल वर्तमान काल है। आपको क्या लग रहा है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी, यानी अपूर्ण या प्रवृत्त है, बिल्कुल ठीक है। तो ये है अपूर्ण वर्तमान काल, अभी गा रही हैं, पूरा नहीं गाया गाना, अभी अधूरा ही है, राइट। अब अगर हमसे संदिग्ध वर्तमान पूछ रहा होता तो इसमें संदेह होता। जैसे मैं यूं कह देता हूं, एक स्टेटमेंट ये बना देता हूं कि सावन खाता होगा। अब खाता होगा ना, नहीं पता सावन ने खाया या नहीं खाया, सावन खाता होगा, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वह पढ़ता होगा। तो वहां पर संदिग्ध है, वहां पर डाउट बना हुआ है, संदिग्ध है। सामान्य वर्तमान काल में क्या आएगा, सामान्य वर्तमान में क्या आएगा, देखो जैसे राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, है ना, शिक्षक पढ़ाता है। तो ये सामान्य है और है कहां पर, वर्तमान में, जो अभी जो है कार्य चल रहा है। अब भूतकाल मतलब जो बीते हुए समय में क्रिया अगर हो गई हो। और सामान्य में क्या होता है, जहां क्रिया तो संपन्न हुई, लेकिन उस क्रिया के संपन्न होने के ठीक सही समय का हमें जानकारी नहीं मिलता। मेरी बात समझना, ये बहुत मजेदार है। सामान्य भूत का मतलब ये है, देखो भूतकाल मतलब क्रिया हो गई, पता है हमें कि एक क्रिया हुई है, लेकिन वो क्रिया का सही समय क्या था ये हमें नहीं पता। तो वहां पर हमेशा अक्सर क्या आता है हमारे पास में, ये आता है सामान्य भूतकाल। इस बात को याद रखना कि काफी लंबे समय से क्रिया हो रखी है, लेकिन उसका सही समय क्या था, ठीक समय क्या था, वो हमें नहीं पता, वो सामान्य भूत को दर्शाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। प्रजा चक्षु के लिए एक वाक्य क्या होगा, इसका राइट आंसर बताओ। प्रजा चक्षु के लिए क्या सही है, बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, या चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो। तो वैसे तो ऑप्शंस में कुछ ऐसे हैं कि आप तुक्केबाजी में भी या थोड़ा सोच विचार कर लेते तो सही बन जाता। क्या लिखना चाहिए हमें इसका आंसर, ऑप्शन ए लिखना चाहिए, विच इज द राइट आंसर। तो बुद्धि जिसका नेत्र हो, जरूरी नहीं है कि देखने के लिए आंख ही चाहिए, कई लोग जो है अंधजन भी होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि भाई वो कहते हैं ना कि सारा जग सारा संसार देख लेते हैं।
अपने ज्ञान से मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसे सच में पॉसिबल नहीं है। ये देख लेंगे यार, कोई डेयर डेविल्स तो होता नहीं कि अंधा है और बैलेंस को मारता रहेगा, राइट? नहीं देखोगे आपने डेयर डेविल्स तो समझ भी नहीं आएगा। तो बुद्धि जिसका नेत्र हो वो क्या होगा? प्रज्ञा चक्षु होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इजी है ना, इतना टफ कोई क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्यों को पहचानिए। गलत कौन सा इसमें? उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। क्या मैं मुंबईया हूं, हैदराबादी हूं, कि मैं मेरे को, अपन को, तेरे को क्या बोलती पब्लिक ये बोलूं? ये शुद्ध हिंदी में नहीं बोलेंगे ना। तो यानी अगर ये यूं लिख रहा है कि पिता ने मेरे से कहा, तो ये शायद शुद्ध नहीं बोला जाएगा, बल्कि हम ये कह सकते थे कि पिताजी ने मुझसे कहा। भाई पिता ने मुझसे कहा क्या होता है? सम्मान दो थोड़ा सा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि पिताजी ने मुझसे कहा। अब क्या कहा भाई वो आप लोग जानो। पिताजी ने मुझसे कहा, हम गढ़वालियों के पिताजी अक्सर क्या कहते हैं? बेटा जरा एक बीड़ी को बंडल ले दी, यही होता है। तो पिताजी ने मुझसे कहा, भाई पिता ने मेरे से कहा ये नहीं होगा, ये अशुद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द अशुद्ध वन, है ना? ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट आ जाओ। सही अर्थ वाला शब्द युग्म को चुनना है आपने, है ना? सही अर्थ वाले युग्म को चुनो जिसमें सही है, मतलब 3 गलत है। निर्जर का अर्थ होता है शून्य और निर्झर का अर्थ होता है झरना। आप बताओगे यस एंड नो। शर का अर्थ होता है बाण और सर का अर्थ होता है भला आदमी। आकर का अर्थ होता है खान, यानी कि जो माइन होती है। आकार का अर्थ होता है आकृति। कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है शीतल। अब ये मैंने कल ही करवाया था, याद करो हिंदी वाले बैच के। इसमें से सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नो आइडिया तनुजा। ऑप्शन नंबर सी सावन। मेजोरिटी के साथ जाओ ना भाई, नहीं जाना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपसे कहा था कि आकर जो शब्द है इसका अर्थ होता है क्या? खान, जो माइन होती है ना, खान उत्खनन वाली माइन। और आकार का अर्थ जो है सुना होगा, ये मजदूर का हाथ एक हथियार, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तो आकार मतलब क्या है? आकृति है, समझ लो। तो वो आकृति है। तो ये कथन तो बिल्कुल साफ साफ सही है। डन है जी। ओके, होल्ड ऑन। अब सवाल यह है कि निर्जर का अर्थ क्या होता है? निर्जर है, वो निर्जरा नहीं है। तेरे नाम की मूवीज बहुत याद आती है। निर्जर का अर्थ क्या होता है? ये होता है इसका अर्थ देवता। और निर्झर का अर्थ क्या होगा? निर्झर, तो ये सही है झरना, है ना? जो निर्झर लिखा है वो सही है। इसने एक सही लिखा, इसलिए मैंने यहीं पर रोक दिया कि निर्झर का अर्थ है झरना और वहीं निर्जर का अर्थ है देवता, मतलब ये सही युग्म नहीं है। इधर शून्य क्यों लिखा? शर का अर्थ बाण और सर का अर्थ भला आदमी। चलो शर तो मैं मानता हूं कि जो शर शब्द है इसका अर्थ होता है बाण, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा सर है, तो सर का मतलब क्या? भला आदमी होता है। हर भले आदमी को आप सर बोल दोगे? नहीं बोलोगे। कुछ बुरे आदमी को भी सर बोलना पड़ता है कभी कभी, समझ रहे हो, है ना? तो यहां पर क्या है? ये भला आदमी ना होकर सर के 2 मतलब हो सकते हैं। या तो भाई मेरा ये जो सर है, सिर को भी मैं सर कह सकता हूं, या तो तालाब के लिए जो एक शब्द आता है जिसको कहते हैं हम लोग सर, तो तालाब के लिए भी क्या शब्द आता है? सर आता है। ठीक है, चलिए। कुल और कूल में क्या अंतर है? कुल मतलब वंश, पहले का तो ठीक है। कुल का मतलब वंश होता है ना, ये सबको पता है। और कूल का मतलब क्या होता है? हाँ, इंग्लिश वाला COOL वाला नहीं, वो कूल वाला नहीं, किनारा। कूल का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका अर्थ है किनारा। तो मिले ना हमें, सारे आंसर्स भी मिल गए, प्लस जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, उसका भी हमें जवाब मिल चुका है। राइट, चलिए। कैमरे के पीछे जो लोग हैं देख लेना काउंटिंग चल रही कि नहीं चल रही। कई बार ऐसा धोखा हो गया ना हमारे साथ। नहीं चल रही बेटा? चल रही है, हाँ। तो इतना ध्यान से मत देखो। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। सही युग्म का चयन करना है। एक तरफ कुछ लोगों के नाम है, दूसरी तरफ उनकी रचनाओं के नाम है। राइट, अब ये थोड़ा सा सवाल बढ़िया हो सकता था, लेकिन ये हमारे सिलेबस में ज्यादा नाम है नहीं, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा। होल्ड ऑन। रामवृक्ष बेनीपुरी ने हिमालय यात्रा लिखी है। मोहन राकेश जी ने आखिरी चट्टान तक लिखा है। भगवत शरण उपाध्याय जी ने विलायत यात्रा लिखी है। और देवेंद्र सत्यार्थी जी ने तूफानों के बीच लिखा है। थोड़ा बहुत आइडिया है इसका कौन सा सही हो सकता है जी? बी। हाँ, बी सही है। तो बी जो है मोहन राकेश, उन्होंने लिखा है आखिरी चट्टान तक। अब देखो ये सवाल हम कैसे इसको बनाएंगे क्लास के लिए, मैंने कहा ना ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो चीज सिलेबस में मैं उससे कनेक्ट कर लेता हूं। जैसे क्या?
आपके सिलेबस में एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है राहुल, नाम तो सुना ही होगा, सांकृत्यायन, सुना है ना जी। तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या लिखा है, हिमालय यात्रा लिखी है। तो हुआ ना कनेक्ट हमारे टॉपिक से। यहां भी ये याद रखना, बिलायत यात्रा किसकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की है। वो तो खैर टॉपिक में है नहीं हमारे, लेकिन ये जो बिलायत यात्रा है ये प्रताप नारायण मिश्र की है। और रही लास्ट में एक और, क्योंकि देखो इसमें 3 गलत और 1 सही है, तूफानों के बीच। तो बताओ जरा भाई क्या आना चाहिए तूफानों के बीच। बड़ा अच्छा नाम है, आर से है इनका नाम, राज्ञ राघव। कौन है ये, तो ये है राज्ञ राघव। राज्ञ राघव जो है इन्होंने लिखा है तूफानों के बीच में, है ना। तो बस ये आप लोगों को 3-4 चीजें बेसिक्स में याद रखनी। रही बात राहुल सांकृत्यायन, तो वो मैंने कई बार जो है आप लोग से इससे पहले क्लासेस में बता दिया है, ठीक है। और डोर क्लोज कर दो। 7th क्वेश्चन, भरत मित्र पत्रिका के संपादक कौन है। अब अभी अभी हमने पत्रिकाएं पढ़ी थी, है ना। तो भरत मित्र पत्रिका किसने लिखी। आप क्या सोच रहे हो कि हर बार आपसे बंगाल गजट पूछेगा, नहीं, समझ रहे हो। तो ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार बंगाल गजट ही पूछेगा या हर बार जो है उदंत मार्तंड पूछ लेगा, कुछ नए भी पूछ सकता है। तो भारत मित्र पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, बाबू बाल मुकुंद जी, माधव प्रसाद मिश्रा जी, गोविंद नारायण मिश्रा जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब। तो आपको शायद ऐसा लग रहा है कि सुना सुना नाम महावीर का है, लेकिन ऐसा करना मत कई बार ना। तो ये जो लिखी है ये है बाल मुकुंद गुप्ता साहब की। ये जो भारत मित्र पत्रिका लिखी गई थी इसको वर्ष 1878 में 1878 में लिखा गया था और कलकत्ता से इसको जो है पब्लिश किया गया था। और साथ में हरमुकुंद शास्त्री जी जो थे उन्होंने भी इसमें योगदान दिया। तो 1878 में कलकत्ता से जो है ये पब्लिश हुई थी, 1878 कलकत्ता। अब देखो इसके साथ में हम क्या जोड़ सकते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने प्रीवियस आई थिंक इससे पहले वाले 35वें टेस्ट पेपर में भी शायद करवाया था, 1-2 चीजें पूछी थी। बताओ जरा भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट, सभी को पता है। कब कब इसको जो है पब्लिश किया गया था बंगाल गजट को, 1870 नहीं 1780 भाई, वो 1817 का। तो 1780 में हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको रिलीज किया था। ये क्या है, भारत का पहला अखबार, भारत का पहला हिंदी भाषा का साप्ताहिक अखबार। साप्ताहिक बोला मैंने, दैनिक नहीं। साप्ताहिक अखबार कौन सा था, ये उदंत मार्तंड हो गया। और इसको किसने पब्लिश किया था, बोलो बोलो जल्दी बताओ। पंडित जुगल किशोर, कितनी बार बता दिया है मैंने। और कब की बात है ये, 30 मई 1826 को। इसीलिए 30 मई को हर साल पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस। ये चीज ध्यान रखना, ये मैंने आपको करवा रखी है सारी बातें। तो अगर ये सारी चीजें याद नहीं रखेंगे तो भाई फिर बताओ हम क्या याद रख पाएंगे, है ना। तो ये 2-4 बेसिक बातें हैं, इसको आप लोगों ने जो है याद रखना है या साथ में लेकर जो है चलना है। राइट हो गया, आगे बढ़ू मैं इससे आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको OMR मिल गए ना, OMR सीट। तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। अब इसका राइट आंसर बताओ, आंसर दीजिए इसका क्या सही होगा। तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल, आंसर मिल गया भाई, इतने ही लाइन में मिल गया, बोलो, है ना। अब ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है। अच्छा, आपको ये पता है कि इसमें अनुप्रास है, तो फिर अनुप्रास के एक ही तो ऑप्शन है, वृत्ति अनुप्रास। भाई आप इतना इजी कैसे भूल सकते हो, मैंने कितनी बार कहा है आपको। अब आपको बार बार याद दिला देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी के लिए बैठा हूं जी, मतलब अभी तो खड़ा हूं, आ रखा हूं आपके सामने। अनुप्रास आता है, राइट, क्या आता है, अनुप्रास आता है। मैंने कहा था आप शब्दों को 2 हिस्सों में तोड़ दो। अनुप्रास जो है इसको 2 भागों में तोड़ दो, एक में रखो अनु, एक में रखो प्रास। अब बताओ अनु का अर्थ क्या होता है, बार बार नहीं, बार बार, हर बार, अनेक बार। और प्रास का अर्थ क्या होता है, अक्षर या फिर वर्ण। तो अनु का मतलब है यहां पर बार बार, और प्रास का मतलब है यहां पर अक्षर से या किसी एक वर्ण से। तो हम यूं कह सकते हैं कि सर अनुप्रास अलंकार के भीतर किसी एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति या बार बार जो है दोहराव होता है। तो उसको डोर को क्लोज ही कर दो ना, है ना। क्या होता है इसका बार बार जो है क्या होता है, रिपीट में रिपीट होता है। जैसे यहां देखो, इसमें एक वर्ण देखना, शब्द नहीं देखना। शब्द तब होता है जब हम पूरी तरनी ढूंढते, नहीं,
एक वर्ण। तो जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, इसमें ता वर्ण है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, है ना, पांच बार, बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है क्या हो रहा है, इसका बार बार जो है रिपीट पे रिपीट जो है ये हुए जा रहा है। तो इसलिए इसमें जो अलंकार आएगा वो आएगा वृत्यानुप्रास। अब यहां सवाल ये भी था कि अनुप्रास के भीतर भी वृत्या, तो बताओ जरा अनुप्रास अलंकार के कितने भेद बताए मैंने? 5 भेद हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले छह का अनुप्रास। छह का अनुप्रास मतलब चतुर लोगों का अनुप्रास, है ना। अगर आप लोग इसको जानकारी लेना चाह रहे हो तो सबसे पहले जो आता है वो आता है छह का नुप्रास, और छह का अनुप्रास को ही कहते हैं चतुर लोगों का अनुप्रास या चतुर लोगों का अलंकार। इसमें क्या होता है कि इसमें वर्णों की आवृत्ति और उसका क्रम वो क्या होता है, रिपीट होता है। उसमें ये याद रखना कि उसके जो वर्णों के लिखने का जो क्रम है ना, और उसकी जो आवृत्ति है वो बार बार रिपीट होगी। जैसे समझो इसको, जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं इसका, रीझी 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 रहसी रहसी, हंसी 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 उठे, ये है जिसका एक उदाहरण। अब यहां देखो ना, रा के बाद में झ है, इधर भी रा के बाद झ है, यानी वर्ण का तो हुआ है रिपीटेंस, लेकिन साथ साथ में उसका क्रम भी सेम है। रा के बाद बड़ी ई की मात्रा, झा से पहले छोटी ई की मात्रा, यहां भी रा के बाद बड़ी ई की मात्रा, झा से पहले छोटी ई की मात्रा, समझ रहे हो। तो यहां पर वर्णों का जो अनुक्रम है, इसका जो सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा है सेम। तो ये हो जाएगा चतुर लोगों का अलंकार, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं छह का अनुप्रास। दूसरा तो खैर हमारे पास में सामने लिखा भी है वृत्यानुप्रास। और वृत्या को डिफाइन कैसे करोगे आप लोग? वृत्या क्या होता है, जहां पर किसी एक व्यंजन वर्ग की आवृत्ति हो अनेक बार हो। कोई एक व्यंजन है, कोई एक व्यंजन मतलब जैसे ये था ता व्यंजन, तो भाई सिर्फ इसकी बार बार, अब देखो शब्द तो सेम नहीं है ना, तरनी 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 तो नहीं था, तो ये तरनी तनुजा तट तमाल, तो ये एक कोई व्यंजन हमने लिया जो रिपीट पे रिपीट हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड सॉरी दैट इज कॉल्ड वृत्यानुप्रास। तीसरा होता है इसमें लाटा। कौन बताएगा लाटा? लाटानुप्रास क्या होता है बताओ? दूसरा क्या पढ़ा था हमने? वृत्या पढ़ा था। तीसरा क्या आ जाएगा? लाटा आ जाएगा। बताओ भाई, कोई तो ऐसा लाटा होगा इस क्लास में जो बता देगा। देखो, जहां पर शब्द की तो आवृत्ति होती है, लेकिन उसके अर्थ बदल जाते हैं, उसके भावार्थ बदल जाते हैं। शब्द तो सेम आएगा। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहां मनुष्य मनुष्य शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार मनुष्य शब्द का भावार्थ क्या है, बदल जाएगा। मनुष्य वही है, पहले मनुष्य का मतलब है मानव जाति से, जो मनुष्य के लिए मरे मतलब जो मानवता के लिए मरे, तो दूसरे मनुष्य का भावार्थ बदला मानवता। जननी तू जननी भाई, जननी मतलब मां, और दूसरी जननी का मतलब मां की ममत्व, मां की ममता। इंग्लिश में आता ना मैन विल बी मैन, आदमी तो आदमी है, तो पहले में आदमी और दूसरे में आदमी के भाव। तो ये इस तरीके से जहां आ जाए वहां आता है लाटा अनुप्रास, ये भी याद रखना। क्लियर है यहां तक के? चलो, लाटा की बात एक और आते हैं, बताओ श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या आता है? हाँ, कोई एक वर्ग है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, कोई भी वर्ग है, राइट। तो उस एक वर्ग के ही सभी वर्ण जिसमें आ जाए। मेरी बात समझ रहे, जरा मजेदार है। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि एक ही वर्ग के सभी वर्ण यदि किसी अलंकार के भीतर आ रहे हैं तो वहां पर होगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण के तौर पर दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, समझना ध्यान से। दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बालते। तो जब आप इसको लिखोगे, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस समझना है। दिनांत था कौमा, थे दीनानाथ, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु, धेनु क्या होती है? गाय होती है। तो सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। कितनी मजेदार लाइन है, इसका मेरे ख्याल से अर्थ आप समझिए।
कि दिन का अंत हो रहा था, मतलब शाम हो रही थी। दीनानाथ मतलब सूर्य भगवान डूब रहे थे, और गाय को लेकर जो जंगल या विचरण के लिए गए थे ग्वाले, अब वो ग्वाले जो है अपने गायों के साथ वापस घर की ओर आ रहे हैं। इसका तो अर्थ ये निकला। लेकिन हमने कहा कि कोई एक ऐसा वर्ग है जिसके सारे आ रहे हैं। बताओ कौन सा वर्ग है वो? है त वर्ग। देखो देखते हैं, सबसे पहले क्या ढूंढना है आपने इसमें? त। आते में देखो त है, डूबते में जो है त है, तो इसमें त आ गया। दूसरा लिखना है थ, तो दीनानाथ, दिनांत था आ गया, थे आ गया, दीनानाथ में था आ गया, त था। फिर आना चाहिए इसमें द, द में क्या आ गया? दीनानाथ में द आ गया, दिनांत में द आ गया, त था द। फिर क्या आता है? ध, ध में क्या आ गया? सधेनु, धा में धने धेनु, और लास्ट में क्या आ जाता है? और न में क्या आ गया? धेनु, त थ द ध न। तो इसमें देखो, इसमें सब आगे, एक ही वर्ग के सारे आगे, तो वहां पर कौन सा आ जाता है? श्रुत्यानुप्रास आ जाता है। चार हो गए, पांच और अंतिम करता हूं, इसको सुनो ध्यान से। अंतिम आता है वृत्यानुप्रास, सॉरी वृत्यानु हो गया, अंत्यानुप्रास। लास्ट क्या रह गया? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में कुछ ना करो, देख वर्ण की आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन इसमें तुकबंदी होनी चाहिए, राइमिंग होनी चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सागर उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान में भी ना, गुण में भी ना, हनुमान में भी ना, तो ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है, प्लस उसमें राइमिंग होनी चाहिए। एक और बताओ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल रीति, र रिपीट हो रहा है, तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसमें कौन सा अलंकार ढूंढोगे? तो वहां आ जाएगा आपका अंत्यानुप्रास। थोड़ा मैं डिटेल गया हूं अनुप्रास को लेकर, ताकि आपको चीजें याद रहे, भूले ना। स्वभावोक्ति कुछ नहीं है, शब्दार्थ अलंकार हटा दो इसको। उत्प्रेक्षा तो खैर आपको पता है, उत्प्रेक्षा का क्या डेफिनेशन बताया था सर? जहां उपमान न होने पर उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए। किसी वाक्य में उपमान नहीं है लेकिन उपमेय है, तो उस उपमेय को ही आप उपमान बता दो, या ऐसा समझने आए तो जहां उपमेय में ही उपमान की संभावना प्रकट हो सके। ये भी ना समझ आए तो इसके लिए चिन्ह बताए थे आपको, जानो जनु जनहु, मानो मनु मनहु, ज्यो ज्यो भी आता है। अच्छा, ज्यो से क्या आया? वैसे तो मैंने आपको कई बार सुनाया है उत्प्रेक्षा अलंकार का, जैसे उदाहरण कल भी बोला था शायद मैंने, कल परसों की क्लास में। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, तो मानो शब्द आया, पहचान हो गई, उत्प्रेक्षा अलंकार है। या फिर जो है, ले चला साथ में तुझे कनक, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, अब इसमें ज्यों आ गया अंडरलाइन, भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। तो इसमें ज्यों शब्द आया तो वहां पर क्या आ जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। आप शायद भूल गए कि हम टेस्ट पेपर कर रहे थे, हिंदी की क्लास नहीं, तो इसलिए मैं टेस्ट पेपर के ही आधार पर वापस आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए चलिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? मुमुक्षु कहलाएगा। जिज्ञासु किसे कहते हैं? जिसको कुछ जानने की इच्छा हो। जैसे अगर आपको इच्छा होती, आप जिज्ञासु होते, तो आप कहते कि सर कोई बात नहीं, अलंकार थोड़ा और लंबा खिंच जाए चलेगा, नहीं आप जानने की इच्छा कर रही नहीं। तो भाई जिज्ञासु कौन व्यक्ति है? जिससे जानने की इच्छा हो, जो जानने की इच्छा रखता हो, उस व्यक्ति को कहेंगे। मेरे ख्याल से मुझे ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये शायद मिस टाइप होगा। मुमु तो कुछ नहीं होता, मुमूर्षु हो सकता था या मुमूर्ष हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें मुमु है तो भाई मुमु तो मैं नहीं बता सकता, मोमो होता तो मैं खिला भी देता। तो ये मुमूर्षु हो सकता है, ज्यादा मुझे लग रहा है ना, तो ये मुमूर्षु हो सकता है। अगर ये मुमूर्षु होता तब क्या कहते? मरने की इच्छा रखने वाला, भाई ये मुमूर्षु होता है, सही बात है, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु है। और निर्वाण क्या है? निर्वाण ऐसे कह लो, जीवन और मृत्यु के चक्र से अगर किसी को मुक्ति मिल जाए तो वो क्या आ जाएगा? निर्वाण आ जाएगा। 9वें का राइट आंसर मिल गया था। मेंढक को जुकाम होने का अर्थ क्या है? बस एक चीज बताओ कि जुकाम कब होता है? जब हमें सर्दी लगती है, ठंडा लगता है, भीग जाते हैं बारिश में, तभी जुकाम लगता है। और कोई कारण है जुकाम का? नहीं ना, यही। अब मेंढक तो दिन रात बारिश में रहता है, उसको कैसे जुकाम लग सकता है? तो वो दिखावा कर रहा है जुकाम का कि भाई मुझे जुकाम लग गया। उधर मत देखो, मेंढक नहीं है, मेंढकी है ना, तो उधर मत देखो, ठीक है। तो यहां क्या है कि बिना योग्यता के योग्य होने का नाटक करने वाले को आप कह सकते हो कि मेंढक को जुकाम हो गया है।
वो है नहीं वैसा लेकिन दिखा वैसा रहा कि मुझे सब आता है, तो मेंढक को जुकाम हो जाएगा। समझो इस बात को, आप समझदार हैं। उभयचर जो है जीव है मेंढक, वो पानी में भी रह सकता है, वो जमीन में भी रह सकता है। तो भाई अगर तुम पानी में रह रहे हो तो तुम्हें जुकाम कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, ये गलत बात है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें बताओ घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य? अच्छा घर क्या हो गया इसमें? संज्ञा हो गया, तो क्या मुझे बताने की जरूरत है? किसी वस्तु व्यक्ति स्थान इत्यादि का नाम क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है। तो जब यहाँ घर लिखा है तो घर में संज्ञा है ना, तो ये संज्ञा उपवाक्य है, सीधी सी बात है, इसको कुछ देखना ही था। इसमें क्रिया किस चीज की है? जाऊंगा, तो जाऊंगा का सिर्फ जाऊंगा होता, जाना क्या है? क्रिया है ना, सिर्फ जाना होता तो जाना जो है क्रिया होती। विशेषण है क्या इसमें? कोई नहीं है। क्रिया विशेषण, जब विशेषण ही नहीं तो क्रिया विशेषण कहां से आएगी? विशेषण मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, और क्रिया विशेषण मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए, वो प्रविशेषण क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे क्या? पंखा धीरे धीरे चल रहा है, तो चलना क्रिया है और धीरे धीरे क्या है? उसकी क्रिया विशेषण है। इस पे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो 11वें का राइट आंसर मिला था डी ऑप्शन। थोड़ा और जल्दी चलते हैं। खग का क्या अर्थ नहीं है? खग मतलब तारा होता है, बाण होता है, पक्षी भी होता है, लेकिन खग का अर्थ आकाश से नहीं है ना। तो खग क्या है? तारा है, बाण है, पक्षी है। इसके अलावा खग है ग्रह। क्या है? खग ग्रह। खग है बादल, बादल को भी आप क्या लिख सकते हो? खग लिख सकते हो। खग है सूर्य, खग क्या है? सूर्य। और खग क्या है? देवता। खग क्या है? सूर्य, और खग क्या है? देवता। ठीक है जी। तो बस आप लोग ये याद रखेंगे कि खग का तारा, बाण, पक्षी, ग्रह, बादल, सूर्य, देवता है, लेकिन आकाश शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है खग के लिए। चलिए, उपकार का विलोम शब्द बताओ। है जी, तिरस्कार, विकार, अनुपकार या फिर उपकार, अपकार। उपकार का विलोम शब्द है अपकार। तिरस्कार का विलोम बताओ। स्वीकार नहीं, वो स्वीकार तो अस्वीकार हो जाएगा। तिरस्कार, तिरस्कार मतलब किसी का मतलब बुराई करना, बेइज्जत करना, किसी को भगा देना, चल निकल यहाँ से, तिरस्कार करना। और अगर किसी को बुला रहे आइए आइए बैठिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, तो सत्कार करना होता है। तो तिरस्कार का उल्टा क्या हो जाएगा? सत्कार हो जाएगा। विकार का अविकार हो जाएगा। कोई ऐसा अनुपकार शब्द होता है? मेरे साथ तो ये शब्द ऐसे कुछ है नहीं। अगर अनुपकार होता तो फिर उपकार का ही उल्टा होना चाहिए, फिर अनुपकार। अगर ऐसा कुछ होता तो ये हटा दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनुपकार भी वैसे इनडायरेक्टली उपकार का हो सकता है, लेकिन नहीं, मुख्य रूप से अपकार आएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत है? ए नहीं, ए तो बिल्कुल सही है। सी कैसे हो जाएगा? सी तो मिष्टान्न सही है। अच्छा, भास्कर पक्का ऐसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं भास्कर में? कौन सी सा आती है? भास्कर गलत है लिखा हुआ। कौन सी शाह आती है? दूसरी नहीं बोलना है, आपने बोलना है दंत्य आती है, मूर्धा आती है। तो क्या भास्कर ऐसा लिखना चाहिए? भास्कर होता है या भास्कर? सोचो, भास्कर हो या भास्कर? भास्कर, तो सा आनी चाहिए दंत। तो ये गलत आप बोल रहे हो, भास्कर ये नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा, आप लिखो ना तीनों तरीके से लिखो। कहीं आपने ऐसा भास्कर सुना है? नहीं सुना है ना, तो ये गलत है, बाकी की जो है सही। चिरायु शब्द में उपयुक्त उपसर्ग, ये तो इजी है। क्या कह रहे हो? गलत हो रहा है? गलत जा रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं, जाने दो। चिरायु में कौन से? चिर आएगा, ची नहीं, चिर। चिर धन आयु, क्या हो जाएगा? चिर। चिर का मतलब क्या होता है? चीर नहीं, चिर। चीर नहीं, चीरना फाड़ना थोड़े ना है। चिर का मतलब होता है दीर्घ, ज्यादा, लंबी, बड़ी। और आयु क्या होती है? आयु तो उम्र है। तो भाई अगर किसी को आप क्या दे रहे हो? आशीर्वाद दे रहे हो, तो कहते हो कि चिरायु भव, दीर्घ आयु हो, लंबी आयु हो, आप 100 साल जिए, है ना। बस ये चीज है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, चिर। चीर नहीं कहना भाई, बताओ। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ये गुण है, बिल्कुल सही है। व्यक्तिवाचक होता है कोई विशेषण? व्यक्तिवाचक विशेषण ही नहीं होता। कहाँ होता है व्यक्तिवाचक? क्या होता है? संज्ञा होती है भाई, डरो मत, है ना। संख्यावाचक होता है, सर्वनाम होता है। और संख्या में भी दो, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। निश्चित में जैसे 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, राइट। और अनिश्चित में जैसे कुछ, है ना।
कि कुछ है, थोड़ा है, ज्यादा है, अल्प है, तो वो अनिश्चय है। सार्वनामिक में, अच्छा सार्वनामिक में हमेशा याद है जब कभी संज्ञा से पहले ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो जाए, बस जहां पहले जैसे यह वह ये वे ऐसे शब्द पहले लग जाए अगर किसके, संज्ञा के, तो वहां क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो मैं उम्मीद कर पाऊंगा आप लोग जो है ये कर पाओगे सवाल सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आओ। 17वें क्वेश्चन पे इजी है। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद सर्वधन उपरि, कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, और सर्वोपरि में कौन सी संधि है, गुण है, पक्का। हाँ, ए ओ आर गुण में है, तो इसमें गुण संधि है। ये मत सोचना कि वाह है तो व्यंजन निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। ए ओ आर जहां पर आएगा वहां गुण संधि आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर विद गुण संधि। रा का विवरण दो जरा। हाँ, ये वत्स्य होना चाहिए ना, इसको ऐसे कर लो, वत्स्य। मिस टाइप हो जाता है कई बार, तो हर किसी में वत्स्य आ जाएगा। बताओ जरा ये वर्ग या नहीं है, वत्स्य है, जैसे मैंने ये लिखा बस इसको मान लो। ऑप्शन सी, मतलब लुंठित भी है, वत्स्य भी है, सघोष भी है, अल्प प्राण भी और व्यंजन भी है, पक्का। आई लव यू। और बताओ भाई कोई कंफ्यूजन, सही है। सावन सही कह रहे हैं, सुनो दो चार बातें सुनो। लुंठित को ही क्या कहते हैं, प्रकंपित। रा बोलो जरा, तो रा बोलते समय आपकी जीभ ऐसे लपलपाई, जीभ में कंपन हो रहा है ना, तो रा, रा बोलते समय आप प्रयास कीजिएगा, इसका बोलने का ट्राई कीजिएगा। रा बोलोगे तो रा बोलते समय जीभ जो है वो कंपित होती है, इसलिए इसको कंपन जात लुंठित या प्रकंपित जो है वर्ण कहते हैं। तो लुंठित तो है, बाकी अगर कहीं लुंठित नहीं तो वैसे भी सही नहीं है। वत्स्य का मतलब क्या बताया था, जो हमारी जीभ है ना, जब ये जीभ थोड़ा सा फोल्ड होकर, थोड़ा सा मुड़कर, जो हमारे ऊपर के दांत हैं उनके पश्च भाग को टच करे और वायु उसके अगल बगल से निकलते हुए आगे आए, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, वत्स्य व्यंजन के नाम से उसको जान लेंगे। वो क्या होगा, वत्स्य व्यंजन होगा। और ऐसे वत्स्य व्यंजन में और क्या क्या आते हैं, हाँ, न, ल, स, र, ज, ये सब क्या आते हैं, आपके वत्स्य व्यंजन आते हैं। सघोष और अघोष तो कितनी बार बता दिए, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, एक ही लिखूंगा, क, ख, ग, घ और ग। अब इसमें से बताओ जरा कौन से सघोष है, सघोष कौन से इनमें और अघोष कौन से, लास्ट के तीन क्या है, सघोष हैं, और शुरू के दो क्या हैं, अघोष हैं। ओके गुड। अब इसी वाले में बताओ अल्प प्राण और महाप्राण कौन से, एक, तीन और पांच। एक, तीन और पांच होते हैं हमेशा अल्प, और दो और चार हमेशा होते हैं महा। करना कुछ नहीं, पढ़ना है। क, ख, क, ख, तो क बोलने में कम समय, ख बोलने में ज्यादा समय, ग, घ, ग ऐसे बोलते हैं। कोई भी आप बोलकर देखिए, चावल टावल तावल कुछ भी बोल दीजिए, प, फ, ब, भ, म। तो ऐसे बोलने में क्या आ रहा है, पहले में, तीसरे में और पांचवें में कम समय लग रहा है जी। ये आपके प्राण बहुत अल्प लग रहे हैं, तो वो अल्प। और ख और घ बोलने में ज्यादा प्राण लग जाएंगे, ज्यादा भी मत लगाना, प्राण भी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा महाप्राण। तो ये सघोष भी है, ये अल्प भी है, ये वर्ष्य भी है। और व्यंजन तो कह रहे ही है, रा व्यंजन, रा का उच्चारण ऐसे हो रहा है ना, र धन अ, ये बन जा रहा है आपका र। तो व्यंजन तो है ही, क्योंकि अ की सहायता के साथ बोला जा रहा है। अच्छा सवाल था, बेसिक। नए पत्ते रचना किसकी है जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वेरी राइट। बाकी लोगों को पूछना है, गुंजाइश खत्म हो तो गया है ना। तो ये किसने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब ने। बाकी आप कोई क्लेम कर दो कि सर आपने इनमें से हमें कोई भी नहीं पढ़ा रखा, मैं कह रहा हूं मैंने चारों पढ़ा रखे। मतलब क्लास छोड़ो, प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस में मैंने सब किया। एक एक लाइन में बताओ जल्दी से। मंगलेश डबराल जी, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, 1948 में, 16 मई 1948 को। ये टेरी गढ़वाल का कौन सा एरिया बोला था, काफल पानी, यहाँ पर जो है ये जन्मे थे डबराल साहब। 9 दिसंबर 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख पत्रिकाओं में काम कर चुके हैं, जैसे हिंदी पैट्रियट में इन्होंने काम किया है, प्रतिपक्ष में इन्होंने काम किया है, आसपास में इन्होंने काम किया है, पूर्वाग्रह में इन्होंने काम किया है ना, जनसत्ता अखबार से ही जुड़े हुए थे। इसके अलावा वर्ष 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस चीज के लिए बताओ, बताओ। आप शायद देखते नहीं, हम जो देखते हैं
तो हम जो देखते हैं कि लिए इनको ऑलरेडी सम्मान दिया जा चुका है, समझो इस बात को। इसके अलावा इन्होंने पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, है ना, नए युग के शत्रु, ये इन्होंने लिखा है। आवाज भी एक जगह है, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, ये सब किसकी रचनाओं में है? डबराल साहब की रचनाओं में। देख लेना, बड़ा मजेदार टॉपिक है। गजानन माधव मुक्तिबोध भी करवा रखे मैंने। मुक्तिबोध जी का जन्म वर्ष 1917 में मध्य प्रदेश में हुआ था, ग्वालियर में। याद रखना 1977 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना, ये भी ध्यान रखना। 1977 बोलो, 64 माय बैड, है ना, 1964 77 में जो है यहाँ चले गया, किस पे? सुमित्रा जी पे, वो अभी नहीं। तो जो है मुक्तिबोध का जो है वर्ष 1964 में मृत्यु। इनको पहले लोग मुंशी के नाम से जानते थे, उपनाम इनका मुंशी था, राइट। और इनकी सबसे प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका जो थी वो था, बताओ, आपका तो नया खून है, बताओ, नया खून। इनकी जो पत्रिका का नाम था वो था नया खून। चलो, मुक्तिबोध की सिर्फ 3 रचनाएं बताओ। चांद का मुंह टेढ़ा, है ना, सतह से उठता आदमी, भूरी भूरी खाक धूल, हाँ है, बिल्कुल है, भूरी भूरी खाक धूल, और विपात्र कितनी प्रमुख है, चंबल की घाटी, काठ का सपना इन्होंने लिखा हुआ है, सूखे कठोर नंगे पहाड़, ये इनकी रचना है। कामयाबी एक पुनर्विचार इनकी रचना है। ब्रह्म राक्षस इन्होंने लिखा है। अच्छा, सुमित्रा जी की बताओ, ये तो कितनी बार बता दिया आपने। वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, ग्रंथि है, ग्राम्य है, युगवाणी है, युगांत है, ज्योत्सना है, तो जितनी भी याद आएंगी ये सब इनकी। अच्छा, ये बताओ, सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या ज्ञानपीठ मिल चुका है? मिला है भाई, चिदम्बरा के लिए। कब मिला है? 1968 में मिला है। क्या इनको साहित्य अकादमी भी मिला है? 1960 में, 1960 में। कौन सा? कलावा बूढ़ा चांद के लिए। हाँ, इनको 1961 में मिला था पद्म भूषण, है ना। 60 में क्या मिला? साहित्य अकादमी, और 61 में पद्म भूषण इनको मिला। 2015 में सुमित्रा जी के नाम से डाक टिकट जारी की गई है, और इनकी रचनाएं तो फिर आप जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बताओ। अनामिका, सांध्यकली, जूही की कली, परिमल, गीतिका, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, जो पूछा गया था इसमें, नए पत्ते, सब इनकी रचना है, ठीक है। अप्सरा, काले कारनामे, शिवाजी का पत्र, तुलसीदास, गीत अकुंज, जितनी भी रचनाएं लिखी हैं सब किसकी हैं? ये हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की। बात करेंगे आज के अंतिम प्रश्न पे, और ये मैंने कल बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है आपका। गाइस, जो लोग आज मुझे पहली बार देख पा रहे हो, सेट नंबर 35 पे जाओ, पार्ट 2 ओपन करो, और पार्ट 2 के शायद दूसरा क्वेश्चन था, पार्ट 2 में हिंदी का दूसरा क्वेश्चन, वहां पर मैंने सारी बोलियां, सारी भाषाएं पढ़ाई हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, या फिर पूर्वी हिंदी? नहीं बताया तो भाई फिर आप लोग जानो, सी ही है, यानी कि बिहारी की है, क्या है? मगही। तो मगही किस में आएगा? बिहारी में। और ये मैंने फिर कह रहा हूं, डिटेल डिस्क्रिप्शन सेट नंबर 35 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2, इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, तो वहां पर जाओ, उसको देख लो, एक बार अच्छे से चेक कर लो, क्लियर हो जाएगा। ये हमारा हिंदी का आज का सेशन कंप्लीट है। अब हम लोग बात करते हैं जीएस की ओर, राइट। पूछना है कुछ यहां तक? नहीं, बस। चलिए, हिंदी के क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए हैं, 20 क्वेश्चंस, और अब हम लोग यहीं से आगे बात करते हुए आएंगे जीएस के पहले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61, राइट। आपके पास में देखो, मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आ ही जाते हैं। लिस्ट 1, लिस्ट 2, 2 लिस्ट दी गई है, राइट। एक तरफ आपके पास में चार्टर एक्ट्स के नाम है, और ऑन द अदर साइड उसमें क्या उसकी प्रमुख विशेषता थी, फीचर क्या था। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1892, इसने क्या शुरुआत की? क्या इसने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? नहीं। भले ऑप्शन पे मत पढ़ो, फिर भी सोचो कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम ने की थी? प्रांतीय स्वायत्तता 1935 का अधिनियम। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर, ए का जो 1 है, तो उसके लिए हमें 1935 खोजना पड़ेगा। 1935 किस में है? डी में है। तो अब इससे एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि डी में एक कहां कहां पर नहीं है। जहां पर डी में एक नहीं है उसको हटा दो, यहां से एलिमिनेट कर दो। होल्ड ऑन। दूसरा लिखता है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन यानी निर्वाचन की शुरुआत। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन शब्द नहीं लिखा गया था उस अधिनियम में, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचन की शुरुआत मानी जाती थी, और वो अधिनियम है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इससे 1892 की भारत परिषद ने हम भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने के अधिकार दिए या बहस करने के अधिकार दिए, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1909, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए का आना चाहिए 2। तो जहां पर ए का 2 हो
और जहां पर जो है लास्ट में क्या हो, एक हो। अभी भी दोनों में कंफ्यूजन है, एक और पढ़ना पड़ेगा, राइट। चलो, द इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको मॉरल मिंटो एक्ट भी कहते हैं, 1909 का, ये क्या लेकर आया था सर? ये लाया था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था। और मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था मतलब बी का होना चाहिए 4। अब मिल जाएगा जी हमें आंसर कि हमें बी का 4 आंसर चाहिए था। इट मीन्स कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कि भारत सरकार जो अधिनियम था 1935 ये क्या लेकर आया, तो ये लेकर आया था एक, ठीक है। यहाँ पर डायरची की व्यवस्था कौन लेकर आया? 1919 का भारत शासन अधिनियम लेकर आया। तो इट मीन्स किसका राइट सीक्वेंस बन रहा है? 2, 4, 3 और 1। क्लियर है? रही बात पृथक निर्वाचन की, तो इसका अर्थ समझ गया ना कि जहां पर जो मेजोरिटी होगी, जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा तो उनका रिप्रेजेंटेटिव भी मुस्लिम ही होना चाहिए और उसका चयन भी मुस्लिम से करेंगे। तो ऐसे जो है पृथक निर्वाचन को 1909 में दिया गया मुस्लिमों को, और 1919 में दिया गया था 4 कम्युनिटीज को। कौन कौन से थे? सिख, इंडियन क्रिश्चियंस यानी कि भारतीय ईसाई, यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस। इन 4 समुदायों को पृथक निर्वाचन दिया 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और 1935 के अधिनियम ने जो है 3 कम्युनिटीज को, महिलाएं, मजदूर वर्ग यानी कि लेबर्स जो थे, और सो कॉल्ड डिप्रेस्ड सेक्शन जो था उस समय का यानी दलित वर्ग। तो दलित वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन कौन लाया? 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया। बस आप इतनी व्यवस्थाएं जो है ध्यान रख लेना, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे बात कर लेते हैं। ये बढ़िया सवाल आ गया भाई, देखो कह रहा है कि विच सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नॉन फॉर इट्स मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी। किस मिट्टी के पास सबसे ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है? सोचो, यू हैव ऑप्शंस। लेटराइट सॉइल, ये तो ड्राई होती है तो बोलना ही मत। ड्राई सॉइल यानी कि मरुस्थलीय मृदा में तो वैसे भी नहीं हो सकता। अलुवियल सॉइल में होगा क्या? नहीं, अलुवियल भी 2 है, या तो आपके पास में ओल्ड अलुवियल है या तो न्यू अलुवियल है। ओल्ड अलुवियल बांगर और न्यू अलुवियल खादर, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो आता है वो आता है काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। रही बात ब्लैक सॉइल को, तो मैंने आपसे कई दफा ये बात साझा करी है कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, किस नाम से जानते हैं? रेगूर सॉइल। इसको रेगूर के नाम से भी जानते हैं, या समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड चरणोजम। इसी मृदा को चरणोजम भी कहते हैं, चरणोजम मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी की विशेषता है? काली मिट्टी की। और काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इसमें कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होता है। रही बात इधर लेटराइट सॉइल की, तो लेटराइट सॉइल में एक शब्द देखो, बाकी छोड़ दो। एक शब्द है लेटर, और इस लेटर शब्द का मतलब क्या है? अभी मत कहना कि कालांतर या बाद में, नहीं, मिट्टी की भाषा में नहीं। इसका मतलब होता है यहाँ पर ब्रिक यानी कि ईंट। यानी कि अगर हमसे ये सवाल पूछे कि वर्तमान में किस मिट्टी के द्वारा ईंटों का निर्माण हो रहा है, तो वह है कौन सी मिट्टी? लेटराइट सॉइल। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मिलती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला इसके आसपास में, तो वो हो जाएगी लेटराइट सॉइल। ड्राई सॉइल आपकी डेजर्ट सॉइल हो गई जो आपको पता है, और अलुवियल सॉइल आपको कहाँ मिलती है? गंगा के मैदान के पास, जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, उसके पास मिलती है अलुवियल सॉइल। इसको कच्छारी मृदा या जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है, ये 2 प्रकार की आपने बता दिया, भांगर और खादर, दोनों की विशेषताएं आप लोगों ने बता दी क्या होती है। अगर सवाल पूछे कि इन चारों मिट्टी में से, या जो सभी 8 प्रकार की मृदाएं हैं भारत में, बड़ी मृदाएं, उनमें से सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा कौन सी? यही कछारी है, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। लगभग 40% भू क्षेत्र पर हमारे भारत देश में अलुवियल सॉइल मिलती है। लेकिन आंसर पूछेगा कि जल धारण करने की क्षमता ज्यादा किसकी है, तो दैट इज ऑफ ब्लैक सॉइल। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ग्रेट, गुड। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 63। अच्छा सवाल है एंड बेसिक सवाल है। आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ खरीफ क्रॉप। फसलें 3 प्रकार की होती हैं, सभी ने सुना है भाई? हाँ सर सुना है। एक होती है राबी क्रॉप्स, राबी की फसलें। एक होती है खरीफ क्रॉप्स यानी कि खरीफ की फसलें, और एक होती है जायद की फसलें। ये 3 फसलें सभी ने सुना है। तीनों की विशेषताएं याद करो। अच्छा एक चीज बताओ, रबी की क्रॉप्स कब बोई जाती हैं, सर्दियों में या गर्मियों में? सर्दियों के टाइम पे, है ना, जिस समय विंटर सीजन रहता है। और सर्दियों के टाइम पे एग्जैक्ट टाइम क्या होगा जब हम रबी क्रॉप्स बोएंगे? हाँ जी, अक्टूबर नवंबर। ओके, बाकी कोई और? अक्टूबर नवंबर इज द राइट आंसर। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और काटी कब जाती है? किसी भी फसल को देखो उगने के लिए कितना चाहिए होता है? 5-6 महीने। नहीं आता तो नवंबर से लेट स्टार्ट करते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो लगभग मार्च अप्रैल के आसपास में, है ना, मार्च अप्रैल जून के आसपास में, तो मार्च अप्रैल कह लेंगे, वहां पर होती है हमारे पास में रबी क्रॉप्स, राइट। और इन रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी फसलें आती है? अभी खरीफ छोड़ो, खरीफ बाद में।
राबी क्रॉप्स की मुख्य फसलें क्या है? धान, ओके, और जी अब देखो इसमें आपने कहना है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, ये सब किस में आती है? जैसे ये था ना गेहूं, चना, मटर, तो ये वाला अगर पूछता आपसे तो हम लोग कहते हैं राबी क्रॉप्स में, यानी खरीफ में नहीं है, राइट। और खरीफ क्रॉप्स कब बोते हैं आप लोग? गर्मियों के सीजन में, यानी जून जुलाई में बोएंगे। और हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होगा? सितंबर अक्टूबर होगा। और वहां पर कौन से आएंगे? जैसे आप देखो, जैसे चावल है, मक्का है, तो ये कौन सी फसलें हैं? ये है हमारे पास में खरीफ की क्रॉप। सवाल जो पूछा था ना कि खरीफ फसल क्या है, तो इसमें जो है चावल आता है, धान आता है, पैडी, तो धान हो गया, राइट, आराम से सुनना है। मक्का हो गया, बाजरा है, ज्वार है, तूर है, मूंगफली है, सोयाबीन है, तो ये सब कहां बोई जाती हैं? ये बोई जाती है खरीफ सीजन में। और जायद मतलब खरीफ और रबी के बीच में या इसी सीजन में चलता है। मुख्य रूप से जो है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस आसपास में होता है। और इसमें जितने भी क्या, अच्छा उसी टाइम बोते हैं, विद इन अ मंथ उसमें फल लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए ककड़ी बोते हो, तो भाई ककड़ी तुरंत लग जाती है, 1-1.5 महीने में ककड़ी जो है लग जाएगी। तो इट मीन्स ये जो होता है वो जून, जुलाई, अगस्त, सॉरी मार्च, अप्रैल, मई, जून वाला टाइम होता है। और मार्च, अप्रैल, मई, जून में जायद की फसलों में क्या आते हैं? ऑल सीजनल फ्रूट्स या ऑल फ्रूट्स, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब जायद की फसलों में आते हैं। या जो हमारे पास में वेजिटेबल्स हैं, जो भी फल सब्जियां हैं वो इसी में आती हैं। या फिर हमारे पास में चारा जो होता है, फॉडर यानी कि चारा जो है, तो वो चारा भी किस में आता है? जायद क्रॉप्स में आता है। तो ये जायद की फसलों के रूप में भारत में जो है विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो 63rd का राइट आंसर क्या निकलना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। एंड उसके साथ साथ में राबी क्या है, खरीफ क्या है, जायद क्या है, इन फसलों के पैटर्न या सीजन्स को आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, समझ में आ रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो सीधे मैं जो है इधर पॉइंट्स पे चल रहा हूँ। एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम है एंड ऑन द अदर साइड उनके जो है स्टेट्स हैं। ये नहीं बताया तो फिर भाई बहुत गलत बात है। पहले ये बताओ चलो, हमारे भारत देश में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 हैं। बहुत बढ़िया। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था। एनी आइडिया कब बना था? चलो ठीक है। और है कहां पर? तमिलनाडु। और तमिलनाडु आप सही कह रहे हैं, तमिलनाडु के अलावा है जी? सिर्फ तमिलनाडु नहीं होगा ना जी, तमिलनाडु, कर्नाटक और जो है केरला के आसपास होगा। और 1986 में ये बना था, 82 नहीं, 1986, 1986 में, राइट। तो ये कौन सा है? नीलगिरी। अच्छा बताओ, भारत का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट वन, कोई बात नहीं ऐसे ही देख लो, आधे घंटे का सेशन, उसके बाद पेपर होगा आपका ना। चलिए तो बताओ जरा, भारत का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? जल्दी बताओ वरना जेठालाल नाराज हो जाएंगे, उन्हीं के नगरी से आते हैं। रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ सबसे लार्जेस्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये मैंने सब बताया फ्रेंड्स, वो है डिब्रू सिखोवा। कौन सा है? डिब्रू सिखोवा। अब बताओ डिब्रू सिखोवा कहां पड़ता है? ऑप्शन चाहिए। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है झारखंड और चौथा है उत्तराखंड। असम पक्का सभी लोग? ठीक है चलिए, तो ये क्या हो गया हमारे पास में? डिब्रू सिखोवा द स्मॉलेस्ट वन। तो ये आसानी से याद रख सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन पे आता हूं। अब हमने कहा कि कौन सा कहां पर है। अब देखो कई बार पहले सवाल ढंग से पढ़ लो, मुझे कुछ नहीं आता, एटलीस्ट नंदा देवी तो पता है ना। तो नंदा देवी मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आना चाहिए 2, उत्तराखंड। सी का क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। सी ये है ना, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। होल्ड ऑन। दूसरा जिसमें आप 100% श्योर है, जैसे मान लीजिए सुंदरबन, तो सुंदरबन हमेशा कहां पर है? आपके पश्चिम बंगाल में है। यानी कि बी का होना चाहिए 4 और सी का होना चाहिए 2। बी का होना चाहिए 4 और सी का होना चाहिए 2, यानी कि पहले का मानस का क्या आ जाएगा? आसाम आ जाएगा। और क्या बचा? पंचमढ़ी बचा, तो पंचमढ़ी आ जाएगा आपका, दैट इज इन मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर सीक्वेंस के मुताबिक क्या सही हो रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। 3, 4, 2 और 1, ये जो है इसका राइट सीक्वेंस है। प्लस इसके जो 2-4 बातें हो सकती थी वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर दिया ना। अब समय इतना ज्यादा नहीं होता कि मैं 18 के 18 बता दूं। आपके कोई साथी अब तो नहीं आते ना, तो उसको परमानेंट लॉक कर दो प्लीज। 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? जल्दी से आंसर दो। इंडिया को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, अंडमान को निकोबार से, या इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से? बी आंसर होना चाहिए। यू मीन टू से लक्षद्वीप। अच्छा लक्षद्वीप में कौन सी वो जगह है जो अलग होती है मालदीव से? लक्षद्वीप के भीतर भी जगह बताओ। मिनिकॉय को अलग करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो लक्षद्वीप में किसको अलग करता है? मिनिकॉय को, राइट। ये तो हमारे लिए इजी था।
अब बताओ जरा, श्रीलंका को भारत से अलग करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पाक जल संधि, पाक स्टेट, या यहीं पर देखो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये अलग करते हैं, ये अलग करते हैं, राइट। अब यहां पर अगर मैं पूछूं कि अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल इज द राइट आंसर, सही है 10 डिग्री। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। अब यहीं पर एक और सवाल का जवाब देंगे आप लोग कि इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से, या भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी जो है बाउंड्री है, कौन सा डिग्री चैनल है? योर ऑप्शंस आर 5 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। 9 होगा? नहीं, 9 नहीं होगा, 6 डिग्री चैनल। तो जो 6 डिग्री चैनल है ना, 6 डिग्री चैनल, ये अलग करता है इसको। अब जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं मेरे साथी या आप लोग भी, आपके लिए 2 सवाल होंगे कि एक आपने बताना है कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, और दूसरा आपने बताना है कि डंकन पास क्या है, व्हाट इज डंकन पास, क्वेश्चन मार्क, ये आप लोगों ने मुझे बताना है ना। अब मैं सारा मैं ही बता दूंगा, लिटिल अंडमान साउथ अंडमान को कौन अलग करता है। अभी आपका होमवर्क है, आपको काम करना है, मुझे बताना है, राइट। तो ये 2 आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं। 65 का राइट आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। 66 पे आओ जल्दी से, कौन सा सही नहीं है? ये आपका देखो हिमालय का डिवीजन करवा दिया। अब हम लोगों को देखो, कई बार मैंने कहा ना कि आप क्वेश्चन पहले सटीक ढंग से पढ़ लो। कह रहा है कि कौन सा गलत है? पंजाब हिमालय है किसके बीच में? सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में, सही है, पंजाब हिमालय यही है। पंजाब के बाद लगता है कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं कहां से शुरू होगा? सतलुज से शुरू होगा और काली नदी तक चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेपाल हिमालय, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। फिर उसके बाद में असम हिमालय, जिसको ईस्टर्न हिमालय कहते हैं, वो सिंधु नदी से तीस्ता नदी से लेकर जो है दिबांग नदी तक, यानी कि ब्रह्मपुत्र तक लगता है। हो गया। अब देखो इनमें से क्या सही नहीं, सिंधु सतलुज ठीक है, कुमाऊं कहां देखना था? काली और सतलुज ठीक है, नेपाल हिमालय, अब देखो गड़बड़ कर दी। नेपाल में रावी कहां से आ गया? नेपाल हिमालय की शुरुआत काली से होती है, तो काली से तीस्ता होना चाहिए था नेपाल, यानी कि हमें गलत चुनना था, ये गलत है। और बाकी असम हिमालय आता है तीस्ता से लेकर दिहांग तक, जिसको ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आसान है, इतना ज्यादा टफ तो है नहीं, राइट। तो राइट आंसर क्या मिल जाएगा? हमें ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, है ना। हिमालय का डिवीजन मैंने आपको 2 तरीके से करवा रखा है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टली भी। खादर और भांगर क्या है? अभी अभी बताया था। तो खादर एंड भांगर जो है ये किस सॉइल के टाइप से? ये अलूवियल सॉइल के टाइप से, जलोढ़ मिट्टी, जिसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ये इसके रूप में आता है। और सवाल आप जानते हैं कि जो खादर है ये न्यू अलूवियल है, नई जलोढ़ है, और जो भांगर है ये ओल्ड जलूवियल है, जलूवियल नहीं अलूवियल, ठीक है। ये क्या है? ओल्ड अलूवियल है। तो होता है ना भांगर से भंगार, भंगार क्या होता है? पुराना होता है, नया नहीं होता भंगार। तो भंगार इस तरीके से याद रखेंगे तो बांगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 67 का ए लिख लेना। हल्के क्वेश्चन है, ज्यादा भारी नहीं। फिर सेम चीज है गाइस, यहां है काउंसिल्स के नेम, और इधर है आपके पास में उनके कहां पर हुआ स्थान बताना है आप लोगों ने। और ये मजेदार है, ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात चल रही है। चलो बताओ जरा, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कहां हुआ था? राजगीर में हुआ था। बहुत बढ़िया, यानी कि पहले का राइट आंसर होना चाहिए ए, बी दूसरा। राजगीर में जब हुआ था तो यहां पर अध्यक्ष का पद किसको मिला था? है जी, महाकश्यप उपाली जो था। तो उपाली इस समय क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा। समय बताओ जरा, किस समय की बात थी? तिथि क्या थी? जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 583 नहीं, 483, 483 बीसी में। कब? 483 बीसी में। ये भी चलो क्लियर हो गया। यहां पर इस समय शासक कौन था? हु वाज द लीडर? अजात शत्रु इज द राइट आंसर। यहां पर कौन था? अजात शत्रु। और तब अगर आप मुझसे पूछोगे सर इसका निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, तो निष्कर्ष के तौर पर बहुत सारी बातें जुड़ी थी। जैसे क्या? पहली ही बौद्ध संगीति में इसी ने, उपाली ने, महाकश्यप उपाली ने विनय पिटक लिखा, और इसी समय आनंद नाम का जो व्यक्ति था उसने सुत्त पिटक लिखा। तो ये 2 बड़े पिटकों की रचना किस में हुई? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई। टोटल 3 पिटक थे। तीसरा पिटक कौन सा था? अभिधम्म पिटक, जिसको किसने लिखा? मोगलीपुत्तिस ने लिखा। और मोगलीपुत्तिस किसकी जो है चेयरमैनशिप कर रहा था? तीसरी काउंसिल की। अभी मैं इस पर अलग से आता हूं। चलो
दूसरी काउंसिल कहां हुई? वैशाली में हुई, यानी कि बिहार में हुई। दूसरी काउंसिल में अध्यक्ष कौन था? सर्वकामीर था। दूसरी काउंसिल का समय क्या था? 100 साल बढ़ा दो। तो अगर मैं जो है 483 बीसी में 100 साल बढ़ाऊंगा तो 383 बीसी आएगा। समय घटता है बीसी में। यहां पर अगर मैं शासक की बात करूं कि रूल कौन कर रहे थे, तो शासक थे कौन? कालाशोक। कालाशोक किस वंश से था? शिशुनाग वंश से। शिशुनाग का बेटा था। कालाशोक को ही काकवर्णी भी कहते थे, काले रंग का था, मतलब सांवला था, तो इसलिए जो है वो जो है काकवर्णी कहलाता था। और यहां पर क्या अलग से कोई निष्कर्ष निकला? यस, कुछ निकला। महासांगिक और स्थाविरवादी दो ग्रुपों में या दो सेक्ट में बुद्धिज्म बट गया था। स्थाविरवादी मतलब जो बुद्धा के रियल टीचिंग्स पे ही रहना चाहते थे, चेंजेस नहीं चाहते थे। और महासांगिक मतलब जो परिवर्तन चाहते थे, जो बदलना चाहते थे कि हमें जो है कुछ लिबरल कर दिया जाए बुद्धा के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। तीसरी काउंसिल का आयोजन कहां होगा? पाटलिपुत्र में होगा। पाटलिपुत्र में समय क्या लिखोगे? 255 बीसी से 250 बीसी के बीच में हुआ था। ये कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हमेशा पुस्तकें ऐसी लिखती है। दूसरा, ये जो है इस समय शासन कौन कर रहे थे? राजा कौन था? अशोक था। और अगर अध्यक्ष पूछता तो मैंने नाम पहले ही कह दिया, वो था मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस करके जो व्यक्ति था ये था। और रिजल्ट के तौर पे क्या निकला कि इसी समय मोगलीपुत्तिस ने तीसरे पिटक के रूप में अभिधम्म पिटक की रचना करी थी। राइट, तो ये 3 पिटक में यहां पर हो गए थे। कोई छोड़ा तो नहीं हमने इसमें ना? शासक हो गया, समय हो गया, राजा हो गया। और तब आई थी चौथी जो काउंसिल हुई थी, वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और चौथी काउंसिल का जो अध्यक्ष था ये कौन था? वसुमित्र था। कौन था साथियों? वसुमित्र था। और इस समय एक उपाध्यक्ष भी हुआ करता था, एक वाइस चेयर भी हुआ करता था। और वाइस चेयरमैन कौन था? जिसने बुद्ध चरितम, बौद्धों की रामायण लिखी है, अश्वघोष। तो कौन हुआ करते थे? अश्वघोष हुआ करते थे। समझना मेरे साथियों, एक एक लाइन का मीनिंग बता रहा हूं। अब ये जो था इस समय राजा कौन था? कनिष्क था, द ग्रेट कनिष्क ऑफ इंडिया, राइट। तो इस समय राजा अगर पूछेगा तो वो था कनिष्क। और निष्कर्ष निकलेगा तो हाँ, यही वो चौथी काउंसिल थी जहां पर बुद्धिज्म 2 हिस्सों में बट गया। कौन कौन से? हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बट गया बुद्धिज्म। राइट, क्लियर है? डन। तो ये हो गया। जहां डिटेल क्वेश्चंस होंगे वहां मैं डिटेल भी डालूंगा, ये जो इजी है उनको फटाफट आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए। और कैमरामैन जो भी पीछे हैं चेक करते रहना है, बीच में वीडियो रुके ना, या चलती रहे। चल रही है ना? ठीक, चल। अब ये सवाल देखो, कितनी बार हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज लिथोस्फीयर। व्हाट इज लिथोस्फीयर? एक चीज बताओ, आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी है? हाँ जी, पढ़ी है। इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपने लेयरिंग्स की थी। ये आइसक्रीम की कोन मत समझना है। ये क्या था? ये था सी भूपरपटी। कौन सी पट्टी? भूपरपटी। भूपरपटी मतलब क्रस्ट, पपड़ी कहते हैं इसको। क्रस्ट या पपड़ी होती थी। इसके नीचे आप लोगों ने क्या पढ़ा? अपर मेंटल पढ़ा। अपर मेंटल पढ़ा। इसके नीचे आपने लोअर मेंटल पढ़ा। लोअर मेंटल पढ़ा। सुनना मेरे साथियों, इसके नीचे आप लोगों ने क्या पढ़ा? आउटर कोर पढ़ा। कोर को हिंदी में क्रॉड लिखते हैं, मेंटल को मेंटल ही लिखते हैं, पागल मत लिख लेना, वो दूसरा मेंटल होता है ना। और इसके बाद लास्ट में क्या आता है? इनर कोर आता है। तो आपने एक तो इस तरीके से पढ़ रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, समझना मेरे प्यारे साथियों, इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं। और दूसरा तरीका होता है इसी इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ने का, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। 3 स्फीयर्स होते हैं। कौन कौन से? देखो यहीं पर बांट रहा हूं। सबसे पहले आता है लिथोस्फीयर, दूसरा आता है एस्थेनोस्फीयर, और लास्ट में आता है मीजोस्फीयर। होल्ड ऑन। जो लिथोस्फीयर होता है इसकी शुरुआत हो जाती है कहां से? भूपरपटी से। अगर हमसे पूछेगा लिथोस्फीयर क्या है, तो सर ये भूपरपटी से स्टार्ट होता है, बिकॉज ऑफ इट इज द सॉलिड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो सबसे आउटर में क्या है? भूपरपटी होता है। और भूपरपटी से ये स्टार्ट होकर कहां तक चलता है? अपर मेंटल तक। ये है ना, जो ये भूपरपटी से लेकर अपर मेंटल तक का पार्ट है, इसी पार्ट को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। तो सर फिर इसकी गहराई भी होगी कुछ, अगर आप नहीं बताए तो इसकी कुछ तो थिकनेस होगी। तो इसकी थिकनेस लगभग कितनी होती है? तो थिकनेस होती है अप टू
100 किलोमीटर। वैसे देखो 70 किलोमीटर स्टैंडर्ड है और 70 to 100 किलोमीटर तक ये जो है कौन सा पहले लेयर आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सबसे कूलेस्ट और सबसे रिजिड लेयर भी इसी को कहते हैं। सबसे ठंडी परत ये है क्योंकि इसके नीचे तो मैग्मा स्टार्ट हो जाएगा, तो सबसे ठंडी परत भी यही है, इसको याद रखना। और डेप्थ जैसे मैंने कहा तो 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर इसके आसपास हो सकती है। हाँ मोटाई ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, थिकनेस अगर चलोगे तो मोर देन 100 किलोमीटर हो सकती है, समटाइम ये 300 किलोमीटर भी पहुंच जाती है, लेकिन अभी वो सब नहीं जानना ना। अब इसके नीचे दूसरी आती है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर मतलब कि ये लगभग जो है अपर मेंटल तक चलती है। एस्थेनोस्फीयर का मतलब क्या है, यहां से स्टार्ट होकर ये जो है कहां पर, अपर मेंटल तक, सॉरी लोअर और अपर मेंटल के बीच में ये वाला, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, एस्थेनोस्फीयर आ जाएगा। और एस्थेनोस्फीयर जो है इसकी लगभग डेप्थ कितनी होती है, ये 350 किलोमीटर से 650 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, लगभग 650 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फीयर। और उसके नीचे जो भी है 350 के बाद या 650 के बाद 2900 किलोमीटर तक, तो वो क्या है, मीसोस्फीयर है। तो 2900 किलोमीटर तक क्या आ जाती है हमारे पास में, मीसोस्फीयर आ जाती है। ये तीन हमारे पास में क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अब पहले मैंने ये बताया, अब आंसर आप करोगे मुझे। अब बताओ लिथोस्फीयर किससे बना है, योर ऑप्शंस आर अपर एंड लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड क्रोड या कोर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, या फिर मेंटल एंड द कोर। आंसर दो, ऑप्शन सी हो गया आंसर। तो आंसर क्या मिलेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ को आप लोग पढ़ते हैं। इसके बाद जो सवाल आ रहा है ना, इसका आंसर यही करवा दो या देखते हैं इसके बाद सवाल आ रहा है, फिर मुझे वहीं फिर से ना बनाना पड़ जाए। सुनो जरा, होता क्या है ना, देखो मैं एक एक करके लिखता हूं। मैंने लिखा अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, चलो यहीं पर देख लेते हैं ना, फिर अलग से क्यों पढ़ना। इसके बीच में एक असंबद्धता होती है, एक डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है, और उस डिस्कॉन्टिन्यूटी का नाम क्या है, कॉनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी है। हमसे डिस्कॉन्टिन्यूटीज में पूछता है, कॉनराड मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनराड आता है, राइट, होल्ड ऑन। इसके बाद आता है यहीं से लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के नीचे क्या है, अपर मेंटल। तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है मेरे साथियों, ये क्या है, ये है मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। तीसरा क्या आता है, देखो यहां से स्टार्ट करो। थर्ड आता है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, इनके बीच में कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है, रिपीट करो जल्दी से बताओ। ये आती है रैपिटी, रैपिटी डिस्कॉन्टिन्यूटी इज इन बिटवीन लोअर मेंटल एंड द अपर मेंटल। अब यहां देखो, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, हिंदी में तो नहीं बोलना ना, निम्न मेंटल और जो है क्या है, बाहरी जो क्रोड है, इनके बीच में भी एक और आती है। जल्दी से बताओ कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी है। नहीं पढ़ते ना, मतलब रिवाइज नहीं चल रहा है आप लोगों का, करो भाई रिवीजन, कितनी बार बताऊं अब ये चीज। ये होता है ग्यूटेंसबर्ग, ग्यूटेंसबर्ग। और लास्ट बचा हमारे पास में आउटर कोर और इनर कोर, यहीं पे बना दो। तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच की जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है, इसको कहते हैं लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो लास्ट वाली क्या आती है, ये आती है लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। कोई ये क्लेम करके दिखा दो कि नहीं गुरुजी आपने नहीं बताया हमें। मैं कर रहा हूं ना क्लेम कि मैंने एक एक चीजें बताई है, असंबद्धता क्या होती है, लेकिन वो रिवीजन बार बार आपको दोहराना पड़ेगा, चीजों को पढ़ना पड़ेगा। और तरीका इससे इजी हो ही नहीं सकता। आप जो इमेजेस बना रहे हो उन इमेजेस के तौर पर याद करो, सर ये अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है, इनके बीच में जो होगा कॉनराड होगा, फिर इस लोअर क्रस्ट के और अपर मेंटल के बीच में मोहो हो जाएगा, फिर जो है अपर और लोअर के बीच में क्या आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड, तीसरा क्या था, रिपीट करो, रेपिटी था, तो ये रेपिटी आ जाएगा। फिर जो है लोअर मेंटल आउटर मेंटल के बीच में ग्यूटेंसबर्ग, और लास्ट में आउटर और इनर के बीच में लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो इसका मैंने आपको आंसर क्यों बताया, क्योंकि इसके बाद वाला सवाल मिलता जुलता है, और इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये इमेज बनी हुई है। तो इसीलिए 70th क्वेश्चन का जो आंसर है, अब ये आप मुझे दोगे कि मोहो विशिष्ट, यानी कि जिसको मोहो कहते हैं, वो डिस्कॉन्टिन्यूटी किसको अलग करती है। सवाल आपके सामने है, आंसर दीजिए जल्दी से। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ 70th क्वेश्चन। सामने भी पढ़ो भाई, पढ़ोगे नहीं तो आंसर कहां से दोगे। क्या लिखूं मैं, ए लिखूं, बी लिखूं, सी लिखूं, सी लिख दूं, श्योर, चलो। तो क्या लिखा हमने, अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में। उसने ये नहीं पूछा कि अपर मेंटल है लोअर क्रस्ट है, कुछ नहीं, सीधे पूछा क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी का, राइट। चलिए बढ़िया। एक तरफ है नेम ऑफ माउंटेन्स एंड ऑन द अदर साइड किस कॉन्टिनेंट में आता है।
तो बताओ मेरे प्यारे साथियों, एंडीज पर्वत कहां पर है? एंडीज माउंटेन्स कहां पर है? अरे बोलो, यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में है, एशिया में है, दक्षिण अमेरिका में है ना? अल्ताई माउंटेन्स कहां पर है? आल्प्स माउंटेन कहां पर है? और अपलाशियन माउंटेन्स कहां पर है? ये तो इजी है। एंडीज कहां है पहले बताओ भाई, से इजी है भाई, ऐसा मत करो। एंडीज, एंडीज से क्या याद रखना? एंड। कौन सा वाला एंड? ई एन डी वाला। और अमेरिका का एंड कहां लगता है? नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका। याद आ गया, ट्रिक बनानी है, समझ रहे हो? तो ट्रिक बनेगी, एंडीज में एंड, और एंड जो है अमेरिका का एंड क्या है? दक्षिण अमेरिका। तो इट मीन्स कि जब भी आपसे कोई एंडीज पूछेगा तो एंडीज में आप एंड याद रखना, और अमेरिका का एंड कहां है? अमेरिका का एंड है साउथ अमेरिका। पहले का राइट आंसर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। किधर को 4 नहीं है जी? सर इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, देन प्लीज एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, हटा दो इनको। राइट, देखो अब अल्ताई में क्या है? अल्ताई में शुरुआत है ए से, राइट? तो यहां हम लोगों ने देखना है कि ए से ही शुरुआत किसकी हो रही है? एशिया की। ऐसे भी याद ना रहे, तो ए और आई दोनों में कॉमन है, इधर ए और आई दोनों में कॉमन है, तो अल्ताई माउंटेन्स का आ जाएगा एशिया। यानी कि दूसरे का 3 होना चाहिए। अभी भी फाइट है भाई इसमें, अभी भी दोनों में फाइट है, होल्ड ऑन। अब आता है हमारे पास में अल्प्स माउंटेन। अल्प्स माउंटेन, अल्प्स का राइट आंसर क्या होगा? अल्प्स का क्या होगा? यूरोप होगा। अब इसमें तो कुछ ट्रिक अलग से मिलना ही नहीं, एक दो पढ़ भी तो लो। अल्प्स है ना, अल्प्स में क्या आएगा? यूरोप आएगा। और लास्ट में दिएगा अपलैशियन माउंटेन्स, तो अपलैशियन किस में आएंगे? दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका। तो राइट सीक्वेंस बन रहा है इसका 4 3 1 और 2। 4 3 1 और 2 क्या बन रहा है राइट आंसर? 4 3 1 और 2, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। प्लीज मेंशन, इंपॉर्टेंट एंड समझना ध्यान से। थोड़ा और जल्दी चलते हैं, आपने भी पेपर भी देना है। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है मनसबदारी के लिए? मनसबदारी किसने स्टार्ट की थी? अकबर ने स्टार्ट की थी, बहुत बढ़िया। और मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, विच मीन्स इट वॉज रिलेटेड टू द एलाइट क्लास। जो एलिट क्लास होता है, ऊंचा जो वर्ग होता है ना, कुलीन ऑफ द स्टेट, विच वॉज स्टार्टेड बाय द अकबर। व्हाट डू यू थिंक? सोचो कि ये था या नहीं था। दूसरा हो, चलो दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ रहे हैं कि द पोस्ट ऑफ मनसबदारी वॉज हेरिडेटरी। मनसबदारी जो है वो पैतृक थी। अगर मुझे मनसब दिया अकबर ने, मान लीजिए राजा मानसिंह को दिया, तो उसके बाद वो मनसब मानसिंह के बाद उसके बेटे को चला जाएगा। क्या ये था? नहीं था। दूसरा ऑप्शन गलत है और पहला ऑप्शन सही है। कुलीन वर्ग को ही था, नवरत्नों को दिया गया था, हर एक आम व्यक्ति को थोड़े ना मिलता था। कुलीन वर्ग मतलब जो उसके अकबर के शासन काल में बड़े बड़े पदों पर थे, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो अदर पद हो, उन्हीं को तो मिलेगा। आम जन को क्यों बांटेगा भाई अकबर? तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। ओनली वन इसका राइट आंसर आएगा। मनसबदारी व्यवस्था में बता चुका हूं, ये एक प्रशासनिक पद या एक सैनिक पद होता था। तो प्रशासनिक या सैनिक पद तो कुलीन होगा ना। और मनसब जो है 2 तरीके से होते थे, जात और सवार। जात का मतलब होता था परमानेंट इनकम, और सवार होता था नंबर ऑफ कैवलरी, घुड़सवारों की संख्या, उसको हम लोग सवार कहते थे। समझना इस बात को, राइट? तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा, मनसबदारी। 73 पे आओ मेरे साथियों। एक तरफ है नेम ऑफ बुक्स, ऑन द अदर साइड नेम ऑफ द ऑथर्स। अब ये बताओ जरा, ताबकात नासिरी किसने लिखी है? मिनासुर सिराज, यानी कि पहला सही है, पहला कथन सही है। ओके ग्रेट, गुड, नाइस। हमें गलत पिक करना है ना, तो पहला सही है। तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ, क्या इसकी रचना है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है जियाउद्दीन बर्नी की। तो ये दूसरा गलत है, हमें गलत पिक करना था, ये गलत है। ये जो बुक है ये जियाउद्दीन बर्नी की है, जियाउद्दीन बर्नी। उम्मीद है आप लोगों ने बर्नी का नाम सुना है ना? बर्नी का जो है आप लोगों ने नाम सुना है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आओ। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि द विजयनगरा एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुक्का राय फर्स्ट। सही है कि नहीं? विजयनगर साम्राज्य की खोज हरिहर और बुक्का ने करी थी। कब करी थी बताओ? कब की थी? 1336 बीसी में की थी, एडी में, हाँ, नॉट बीसी, ठीक है। 1336 ईस्वी में की थी। कृष्णदेवराय इसी विजयनगर साम्राज्य से आते थे। किस राजवंश से? तुलुब राजवंश से। क्या ये कथन सही है? सही है। सालू मत कहना, तुलुब सही है। और कहता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को हुआ था तालीकोटा का युद्ध।
कह रहा है कि इस युद्ध के कारण चोल साम्राज्य का पतन हुआ। चोल कहां से आ जाएंगे, विजयनगर का पतन हुआ। और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के खिलाफ चार बड़ी पावर्स ने कंबाइंड रूप से लड़ाई लड़ी थी। बीदर था, बीजापुर था, अहमदनगर उसमें था, और एक और था गोलकुंडा। तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इनकी कंबाइंड आर्मीज ने क्या किया था, डिफीट किया था किसको, दैट इज ऑफ विजयनगरा किंग, है ना, विजयनगर के जो राजा थे इनको जो है डिफीट किया था। तो राइट आंसर विल बी ओनली 1 एंड 2, 1 और 2 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए साथियों, अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर। पहली बात तो देखो भाई, मुझे यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्योंकि जो मैंने अभी डिस्कस किया था बच्चों के साथ में, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ पाई थी। आई होप सो अभी आवाज़ जो है क्लियर चल रही हो, राइट। तो यहाँ से हम लोग 75 से कंटिन्यू बात कर लेते हैं, है ना, इसको वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में। तो 75 जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, राइट। वैसे आप जानते हैं कि लोकसभा के पास में या लोकसभा चेयरमैन के पास में राज्यसभा या राज्यसभा चेयरमैन से अधिक जो है पावर होती है कुछ मामले में। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, उसका फाइनल डिसीजन कौन लेता है, तो लोकसभा स्पीकर लेता है, राज्यसभा का सभापति नहीं। जब कभी अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक होती है, तो उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो भी लोकसभा का स्पीकर होता है, वहां भी राज्यसभा के सभापति की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह जाती है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से ज्यादा है। जैसे क्या, तो इसमें आता है दैट इज अंडर आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, राइट। और इस ऑल इंडिया सर्विसेज का जो क्रिएशन करने की पावर है, निर्माण करने की पावर है, वो राज्यसभा के पास में है। एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं इसमें 3 मुख्य सर्विसेज आती है। एक आती है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आता है, इसमें आईपीएस आती है, पुलिस सर्विस आती है, और इसमें जो है क्या आता है, आईएफएस आता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। प्लस अगर मान लीजिए ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी क्रिएशन करना है तो उसके लिए राज्यसभा में रखवाया जाता है एक प्रस्ताव, एक जो है यहाँ पर प्रपोजल रखाया जाएगा। और यदि राज्यसभा में द देन प्रेजेंट एंड वोटर्स जो मेंबर्स हैं उनके 2/3 बहुमत के द्वारा, 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा यदि उस प्रस्ताव को पास कर लिया जाता है तो उस आधार पर ऑल इंडिया सर्विसेज जो है इनका क्या करवा दिया जाएगा, इनका गठन करवा दिया जाएगा। ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो है स्पेशल पावर किसकी है, दैट इज ऑफ राज्यसभा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा जो है ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसका गठन किया गया था। एंड नाउ सी द ऑप्शंस। जैसे ऑप्शन नंबर ए हमसे पूछ रहा है तारकुंडे कमेटी, तो तारकुंडे कमेटी इसका सही जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तारकुंडे कमेटी का गठन 1974 में हुआ था। किस चीज के लिए? निर्वाचन संबंधित सुधारों के लिए। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, निर्वाचन सुधार के लिए क्या आई थी? तारकुंडे कमेटी आई थी। इस सवाल का जो सही जवाब हमारे पास आता है वो आता है संथानम कमेटी। और संथानम समिति जो है इसका गठन वास्तव में हुआ कब था? तो संथानम समिति का गठन हुआ था फरवरी 1964 में। फरवरी 1964 में इसका क्या हुआ है? गठन हुआ है, राइट। इसके बाद रही बात गोस्वामी कमेटी की, तो गोस्वामी कमेटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म। इसमें भी निर्वाचन सुधारों की बात की गई है। और इस कमेटी का जो गठन था वो हुआ था 1994 में। और लास्ट जो हमारे पास में आती है अशोक मेहता समिति। तो यू ऑल नोज दैट कि अशोक मेहता समिति जो है इसका गठन क्यों हुआ था? पंचायती राज में रिफॉर्म्स लाने के लिए हुआ था 1977 में, राइट। और इससे पहले जो है गोस्वामी कमेटी 1990 में, 94 मत लिखना इसको, 1990 में। और इससे पहले संथानम 1964 एंड बिफोर दैट ताराकुंडे भी आया था। कहां पर? दैट इज 1974। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी फॉर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है? नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट के रूप में किसको मान्यता दी गई है यहाँ पर? तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? अगेन राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसको आप लोग जो है जानेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में खबरों में रहा जोरावर का सबसे अच्छा वर्णन जो है किस प्रकार से किया जा सकता है? देखो,
जोरावर जो है ये हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा, आप सब लोगों को जो है जानकारी होगी कि जो डीआरडीओ है इसके द्वारा इंडियन इंडिजिनस लाइट टैंक के रूप में स्टार्ट किया गया है किसको, दैट इज ऑफ जोरावर। और इसका जो निर्माण हुआ है इसमें जो है डीआरडीओ ने अब इसको जो है सौंप दिया है इंडियन आर्मी को। और डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में डीआरडीओ का गठन हुआ है और न्यू दिल्ली में इसका क्या आता है, हेडक्वार्टर आता है। ये भी आप इसमें विशेष जो है जानकारी रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स ऑल द कंट्रीज ऑफ बोथ बिम्स्टेक एंड सार्क आर मेंबर्स। तो सार्क का भी और बिम्स्टेक का भी जो है मेंबर्स की बात करते हैं, इसको जरा ध्यानपूर्वक समझना। राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको दो चीजों के डिस्क्रिप्शन क्लियर करवा देता हूं। देखो, एक हमारे पास में आता है सार्क, और दूसरा आता है हमारे पास में बिम्स्टेक। सार्क के भीतर कुल मिलाकर कितनी कंट्रीज आती हैं, 8 कंट्रीज आती हैं। और जो है बिम्स्टेक के भीतर कुल मिलाकर कितनी कंट्रीज आती हैं, 7 कंट्रीज आती हैं। ये चीज आप लोग पहले ध्यान रखो। अगर मुझे सार्क कंट्रीज को याद रखना है तो इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ट्रिक के रूप में, एमबीबीएस पेन। क्या याद रखना पड़ेगा साथ में, एमबीबीएस पेन, राइट। सवाल हमारे पास में ये आता है कि सर ये जो एमबीबीएस पेन जो स्टार्ट होता है ये कहां से होता है। देखो, एम स्टैंड फॉर व्हाट, एम स्टैंड फॉर द मालदीव्स। तो एम का मतलब यहां पर किससे आता है, ये आता है मालदीव से। मालदीव ऑप्शन में है, नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे। तो मालदीव आ गया पहला। दूसरा बी स्टैंड फॉर दी बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश होगा जो कि ऑप्शंस में है। अगेन बी स्टैंड फॉर दी भूटान, एस स्टैंड फॉर दी श्रीलंका, राइट। पी स्टैंड फॉर दी पाकिस्तान, ए का मतलब है यहां पर अफगानिस्तान, आई का मतलब है अपना प्यारा इंडिया, और एन का मतलब है नेपाल। तो ये तो हो गई 8 वो कंट्रीज जिनको जो है कहां पर सार्क में रखा गया है। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, 1985 में। काठमांडू में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ये याद रखना। दूसरा आता बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो होते हैं, इसके लिए जो है आता है क्या हमारे पास में, बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक का गठन हुआ था 6 जून 1997 को। अब जब ये 1997 में बना था तो इसको याद करने का ट्रिक पता क्या है, स्टार्टिंग में जब ये बना था इसको मैं आईएसबीटी लिख लेता हूँ। ये कोई आईएसबीटी देहरादून है, दिल्ली नहीं है जी। आईएसबीटी का मतलब समझो, इसमें 4 देशों की मैं बात कर रहा हूँ। अगेन आई का मतलब है यहाँ पर इंडिया था, एस का मतलब है यहाँ पर श्रीलंका हुआ करता था, बी का मतलब है यहाँ पर बांग्लादेश हुआ करता था, बांग्लादेश हुआ करता था, और जो है साथ में टी का मतलब है थाईलैंड। ये तो हो गए इसके जो ओरिजिन मेंबर कंट्रीज है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इस समय जो है ये सारे देश जो है इससे जुड़े हुए थे। अब कालांतर में क्या हुआ कि इसी दिसंबर 1997 में इसमें नए राज्य के रूप में जो है ज्वाइन करता है कौन, म्यांमार। तो म्यांमार इसमें कब जुड़ा, दिसंबर 1997 में क्या जुड़ गया, म्यांमार जुड़ गया। फिर इसके बाद जो है 1998 में इसमें क्या जुड़ता है, इसमें जुड़ता है नेपाल। और वर्ष 2004 में बिम्स्टेक में क्या जुड़ता है, भूटान जुड़ता है। तो इट मींस हमें कॉमन देखने की जो दोनों में कॉमन है, जैसे देखो ध्यान से समझना, बांग्लादेश जो है दोनों में कॉमन है, इधर भी बांग्लादेश है और यहाँ भी जो है बांग्लादेश है। ऐसे भूटान और नेपाल और जो है इंडिया, ये क्या है, ये कॉमन है। तो विच मींस कि बिम्स्टेक एज वेल एज जो सार्क है इसमें जो कंबाइन कह लीजिए जो दोनों मतलब दोनों में जो देश शामिल होते हैं, उन देशों में क्या क्या शामिल होते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। बाकी मैंने 7 की लिस्ट बता दी और 8 की लिस्ट ऊपर बता दी। एंड आई रियली होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 79 में ज्यादा कंफ्यूजन अब होने से रही। 80th क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। माय फ्रेंड्स, पहले ये देखो आप लोग ध्यान से, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी सर, ये बनी थी 29 अगस्त को 1947 में। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने लोग हुआ करते थे, 7 सदस्य हुआ करते थे। इन 7 सदस्यों में अध्यक्ष का पद किसको था, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, बाबा राव अम्बेडकर को जो है ये अध्यक्षता का पद यहाँ पर सौंपा गया था। तो एक तो अम्बेडकर साहब हो ही गए 7 में से। दूसरा नाम इसमें आता है सैयद मोहम्मद सादुल्ला का। तीसरा नाम आता है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। चौथा नाम BL मित्र, ये पहले थे। BL मित्र को किसने रिप्लेस किया था, M माधव राव ने जो है इनको रिप्लेस किया था।
तो BL मित्रा की बजाय अगर M माधव राव भी लिखोगे तो भी ठीक है, राइट। ये इसमें चौथे मेंबर थे, यानी कि राजेंद्र प्रसाद मेंबर नहीं थे। पांचवें मेंबर के रूप में अगर मैं लिखूं तो कौन से लिखूंगा, TT कृष्णमचारी लिखूंगा। TT कृष्णमचारी। TT कृष्णमचारी ने किसको रिप्लेस किया था, ही रिप्लेस्ड DP खैतान, क्योंकि DP खैतान साहब की समय जो है मृत्यु हो गई थी, है ना। इनके अलावा कौन बचे अब यहाँ पर, इस पे बचे KM मुंशी साहब, KM मुंशी। तो KM मुंशी जो है वो कौन हो जाएंगे, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के एक और जो है अन्य सदस्य हो जाएंगे। और लास्ट जो हमारे पास में एक और नाम बचता है, कौन सा छोड़ा हमने, सैयद सादुल्ला हो गया, मुंशी जी हो गया, कृष्ण अय्यर हो गए, गोपाला स्वामी अयंगर रह गए इसमें ना। तो एक और इसमें कौन से आते हैं, N गोपाला स्वामी अयंगर, N गोपाला स्वामी आयंगर। तो इट मींस कि कुल मिलाकर कितने हो गए मेरे साथियों, कुल मिलाकर हो गए 7 लोग, जो कि क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, और इनका काम था संविधान के लिए ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, चलिए। द मेन बाउंड्री फॉल्ट इज लाइन विच सेपरेट्स, किसको सेपरेट करता है, बहुत आसान तरीके से ट्रिक वाइज आपको बता रखा है। आपको हिमालय के डिवीजन को पढ़ना होगा। देखो सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर आता है सर ट्रांस हिमालय, इसके नीचे क्या आता है जी, इसके नीचे आता है ग्रेटर हिमालय, इसके नीचे हमारे पास में क्या आता है, लेसर हिमालय, जिसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं, और लास्ट में क्या आता है, शिवालिक हिमालय आता है। और इसके बाद फिर जो है आपका कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, आपका गंगा का मैदान, ये तराई भाबर वाला क्षेत्र जो है शुरू हो जाएगा। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जिस जोन को रखा गया है वह है सेचर जोन। और अब कंफ्यूजन होती है ग्रेटर और लेसर के बीच में, सर हम MBT रखें या MCT रखें। तो इसको अल्फाबेटिकली देखो कैसे याद रखना है, ABC ऐसे चलता है ना, राइट सीक्वेंस ABCDEF ऐसे चलता है। लेकिन जब हिमालय के डिविजन्स में आप पढ़ोगे तो पहले B के बजाय पहले C आएगा, AC और फिर आएगा B, कहां पर, हिमालय के इन फॉल्ट लाइंस के बीच में। यानी कि यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, MCT रखेंगे, BT नहीं, MCT आएगा। यहां पर क्या रखा जाएगा, MCT रखा जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि ग्रेटर और लेसर के बीच में, लेकिन सवाल में MBT पूछा हुआ है। और MBT रखा जाएगा कहां पर, दैट इज इन, MBT इज लोकेटेड इन बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। तो ऑप्शन में क्या है, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, यानी राइट आंसर ए होगा। और शिवालिक हिमालय के बाद जो हमारा तराई वाला क्षेत्र लगेगा, तो इसके बीच में आता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, यानी कि HFF। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेन बाउंड्री थ्रस्ट। MBT पूछा तो लेसर और शिवालिक के बीच में। क्लियर हो रहा है फैक्ट, तो आई होप सो क्लियर यहाँ पर फैक्ट हो पा रहा है, राइट। नेक्स्ट 82nd क्वेश्चन पे आओ। यूविन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यूविन जो है क्या है, देखो हाल ही में जो है सरकार के द्वारा एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छोटे बच्चों को और महिलाओं को क्या किया जाएगा, वैक्सीनाइज किया जाएगा, यानी कि इनको जो है वैक्सीन दी जाएगी। तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा हमारे पास में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये एक यूनिवर्सल जो है इम्यूनाइजेशन विन प्रोग्राम के रूप में चलाया जा रहा है, और बच्चों महिलाओं के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के रूप में 82 क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया। भाई स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन लाए थे, सीधी बात है, ऑप्शन बहुत सिंपल है, ये लाए थे RK षणमुखम शेट्टी साहब। अगर पूछता कि रिपब्लिक इंडिया, गणतंत्र इंडिया का पहला बजट कौन लाए थे, तो फिर हमारे पास नाम क्या होता, जॉन मथाई का। अगर सवाल पूछते कि भारत का पहला बजट कौन लेकर आया था, तो वो नाम कौन हो जाता, जेम्स विल्सन का नाम हो जाता। बजट जो है पहले 2 भागों में नहीं बल्कि एक ही भाग में होता था। 1860 में जब पहला बजट आया था तो वहां से लेकर 1921 तक चलता था एक ही फेज में। फिर 21 में जो है एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद 1924 से क्या कर दिया गया, बजट के 2 हिस्से कर दिए गए, रेलवे बजट अलग और जनरल बजट अलग। फिर 2000 जो है 16-17 का जब बजट आया था, 2017 के इस बजट में उस जो है रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया, और आज एक ही बजट आता है, और उस कॉमन बजट के रूप में हम लोग आज उसको जानते हैं, राइट। तो 83rd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहां अरेंज करना है आपको भी सीक्वेंस, पहले कौन सा आंदोलन हुआ, फिर कौन सा आंदोलन आया, एंड आफ्टर दैट कौन सा आंदोलन आया, राइट। चलिए देखो, सबसे पहले गांधी जी का भारत में पहला जो सत्याग्रह था वो 1917 का चंपारण का क्या था, चंपारण जो है नील के खिलाफ जो है आंदोलन था, है ना। यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली को खत्म किया गया था बापू के द्वारा, और ये भारत में इनका पहला सत्याग्रह था। उसके बाद देखो सीक्वेंस में दूसरा क्या चलता है, अहमदाबाद का मिल हड़ताल या मिल सत्याग्रह चलता है, जिसका ईयर अगर मैं लिखूं तो 1918 लिखना चाहिए। फिर उसके बाद खेड़ा में जो है रेवेन्यू कोड जो था, उस रेवेन्यू कोड के खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज उठाई थी, ये भी 1918 था, लेकिन देखो ये स्टार्ट हुआ था मार्च में, और ये इसके बाद जो है स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो है आया था रॉलेट अधिनियम, ये 1919 का था, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। यानी कि सही सीक्वेंस क्या बन रहा है, 4
2, 1 और 3, 4, 2, 1 और 3 किस में राइट आंसर है साथियों? तो ये ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें इसका? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। आई होप सो आपके जो है पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। डाउट होगा कहीं पर, फील फ्री टू आस्क। नेक्स्ट है जी, एक तरफ है पार्ट्स, दूसरी तरफ है उससे जुड़ी हुई बातें। तो जैसे अगर हम लोग बात करें सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, सही है सर। पंचायत पार्ट 9 में सही है। पार्ट 8 में क्या यूनियन टेरिटरीज है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यूनियन एंड इट्स पावर पार्ट 4 में कब से आ गया? हम लोगों ने तो पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज कहाँ है? पार्ट 4 में है। तो यानी इसका गलत आंसर पिक करना था। तो गलत आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर बी मिल गया। वन लाइनर क्वेश्चन है, तुरंत आगे बढ़ेंगे। चलिए, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर क्या आएगा? कंप्यूटर के 5 सवाल हैं, तो इनमें आएंगे डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ऑफ 86 87 पे। IPv6 जो है प्रोटोकॉल डिफाइंस विच प्रोटोकॉल या विच आईपी एड्रेस? तो ये डिफाइन करता है ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि 128 बिट। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 128 बिट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज MOES की फुल फॉर्म क्या है? तो MOES का फुल फॉर्म होता है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होता है। 88 का राइट आंसर। 89 का गाइस, विद रिस्पेक्ट टू द यूजर इंटरफेसेस द एक्रोनिम CUI इज स्टैंड फॉर व्हाट? CUI का मतलब क्या है? तो CUI स्टैंड फॉर द कमांड लाइन इंटरप्ट नो, इट स्टैंड फॉर द कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ 89th क्वेश्चन। नाउ which one of the following is not an essential component of a video conferencing system? As we all knows कि अगर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए तो वी कैन नॉट शूट अ वीडियो बाय अ टेलीफोन। तो टेलीफोन से कैसे हो जाएगा? नॉट इवन पॉसिबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं आप लोग कर सकते। तो ऑप्शन सी है टेलीफोन। अब इसके बाद आते हैं आपके रीजनिंग के सवाल, है ना? बहुत टाइम से आप लोग कह भी रहे थे सर रीजनिंग थोड़ा डिटेलिंग करवा दो। लेट्स सी, चलो देखते हैं, आपकी बातें सुन लेते हैं। हमें ये देखना कि जिस तरीके से 3 + 4 + 5 = 60, वैसे 4 + 5 + 3 = 60, 5 + 7 + 4 = 140, देन व्हाट अबाउट द 10 + 5 + 0 = कितना होगा? देखो करना कुछ नहीं, यहां पर जितने भी प्लस के सिंबल हैं इनको आप जो है क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दीजिए। यानी 4 दूनी 8, 4 3 12, और 12 गुणा 5 कितने होते हैं? 12 पंजे 60। तो पहला ये इस तरीके से आ रहा था। ऐसे यहां करते हैं कि 4 गुणा 5, 5 चुके 20, 20 गुणा 3 कितने हो जाएंगे? 60, यानी कि ये भी सही आ रहा है। ऐसे इधर करते हैं कि हमने क्या किया? 5 गुणा 7 किया, हमें इसको मल्टीप्लाई करना, तो 7 पंजे 35, और 35 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। तो यहां तक ये लॉजिक चल रहा है। ऐसे आगे बढ़ो, ऐसे यहां क्या कर लो आप लोग? 10 गुणा 5, 10 पंजे कितने होते हैं सर? ये 50 होते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 0 = कितना आएगा? =0 आएगा। तो विच मीन्स इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट? बस ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रीजनिंग का मेथड, राइट? अलग अलग मेथड लगते हैं हर जगह, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। 90 सेकंड में क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हेन अ क्लॉक इज सीन इन अ मिरर इट शोज 8:45, व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम? मान लीजिए आप किसी घड़ी को देखते हो और इस घड़ी में 8:45 बज रहा है। 8:45 का मतलब क्या होता है? 8:45, यही होता है। और इसमें अगर आपने मिरर इमेज में देखना है तो इसका एक सीधा फॉर्मूला है कि आप इसको माइनस कर दीजिए बाई 1160। माइनस किससे करना है? बाई 1160 करके देखो। देखो 10 में से 5 करेंगे तो कितना होगा? -5 होगा। 10 की जो है एक रिमाइंडर इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1, और इसी तरीके से जो है 11 में से 8 जब आप माइनस करोगे 3 होगा, यहाँ 1 कट हो जाएगा। तो यानी कि 3:15 विल बी द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सर ये कैसे निकाला? तो भाई साहब ये आपको याद ही करना पड़ेगा, आपको डिजिट्स में याद रखना ही पड़ेगा कि 11:60 से हम लोग जो है माइनस कर देंगे मिरर इमेज में इसको। इफ बस इज रिलेटेड टू कार देन रिवर इज रिलेटेड टू व्हाट? यदि बस जो है वो कार से संबंधित है तो नदी किससे संबंधित होगी? तो बस और कार दोनों ट्रांसपोर्टेशन के जैसे साधन है, तो वैसे नदी और धारा जो है वो जो है बहने की एक क्या है? एक साधन के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 93rd का वन लाइनर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1 इज रिटन एज 314, 2 कैसे लिखा है? 325, और 4 कैसे लिखा है? 448। तो 5 कैसे लिखा जाएगा? आसान है, देखो करते हैं। हमें क्या करना है? इसमें जो 1 है ना, इसमें पहले देखना है कितने अल्फाबेट्स हैं। तो 1 में कितने? 3 अल्फाबेट है, इसलिए हमने क्या लिखा? सबसे पहले 3 लिखा। और जो 1 का मतलब है, 1 का मतलब 1 ही होता है, तो हमने 1 को 1 की तरह लिखा। अब हमने क्या किया? इस 3 को प्लस कर दिया 1 के साथ, तो 4 आ गया। तो इस तरीके से 4 लिखा। 2 में देखो क्या है? 1 2 3 है अल्फाबेट्स, 3 लिखा। 2 का मतलब 2, 3 और 2 कर दीजिए 5 आ जाएगा।
ऐसे 4 में देखो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर 4 क्या है, डिजिट है। 4 का मतलब 4 और 4 प्लस 4 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ऐसे अगर आपको 5 निकालना है, FIVE, तो पहले देखो 5 में कुल कितने अल्फाबेट्स हैं सर, इसमें 4 अल्फाबेट्स हैं। बीच में क्या लिखना पड़ेगा, 5, और 5 और 4 को जब आप जोड़ोगे तो 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो अगर हमें ऑप्शन में कहीं पर 459 नजर आ जाए तो दैट विल बी द राइट आंसर, यानी कि राइट आंसर क्या निकलेगा, सी निकलेगा। क्लियर है ना, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 96, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद कौन सा होगा, यानी कि आपने बताना है द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो क्या है, X78, T92 एंड P106। पहले हम देखो, अभी ये X T P ये सब छोड़ देते हैं, पहले हम बात करते हैं इन नंबर्स की। 78 में आप एक बार प्लस 14 करो तो जरा कितना आएगा, 92। 92 में प्लस 14 करो जरा कितना आएगा, 106। और 106 में प्लस 14 करो तो कितना आएगा, 120 आएगा। राइट, तो पहले हमने 120 किया, जिसमें 20 नहीं, इसको हटा दो। अब आते हैं हम लोग, ये ABCD वाला सीन क्या है, देखो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन लिखो ABCDEFGHIJKLMN, ये चलो इसके नीचे ले आता हूँ इसको, NOPQRSTUVWXYZ, ये हो गया हमारे 26 अल्फाबेट्स। राइट, अब हम जरा देखते हैं कि X, T और P के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। पहले मैं X की तरफ जाता हूँ। देखो X से T की दूरी देखो कितने पे है, 1 2 3 4, चौथे पे क्या है, T है। ठीक है, ओके। T से 4 गिनो, 1 2 3 4, चौथे पे क्या है, P है। तो T के बाद क्या गया, P। ऐसे ही P के बाद चौथा 1 2 3 4 L आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, L 120 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 95। 96 पे आएंगे मेरे प्यारे साथी। 96 कहता है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी उम्र का था, यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष है तब 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की उम्र क्या रही होगी। मैंने कहा ना, इसके लिए वैसे तो एक फॉर्मूला काम करता है, लेकिन मैं और इजी बताता हूँ। हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली पहले ऑप्शंस के मुताबिक देखते हैं। देखो मान लो हमने कहा कि अगर मान लेते हैं कि पुत्र की उम्र क्या है, 17 वर्ष की है, तो यानी 5 साल पहले क्या थे, तो हम लोग पहले इसमें क्या करते हैं, 17 में 5 जोड़ते हैं, तो 17 और 5 कितने होते हैं, 22। और अगर मैं 22 का 2 गुना करूं तो 22 दूनी 44, यानी कि 44 साल तो पिता की उम्र है नहीं, घटा दो। 20 में 5 जोड़ो, 25, 25 दूनी 50, 50 साल पिता की उम्र नहीं है, घटा दो। 15 प्लस 5 20, 20 दूनी 40, 40 पिता की उम्र नहीं है, हटा दो। 13 प्लस 5, 13 और 5 कितने होते हैं, 18। ये होते हैं ना, मेरी मैथमेटिक्स जरा कमजोर है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर लेना जी। और 18 गुणा 2 करोगे तो 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है, यानी कि राइट आंसर क्या निकल जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। हालांकि इस मेथड से नहीं निकालना आप लोगों ने ज्यादातर मामलों में, लेकिन एक मेथड ऐसा भी सामान्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कर दीजिए, 96 का सही कर लीजिए। 97 पे आओ, यहाँ पर आपने मिसिंग नंबर बताना है, बस ये थोड़ा सुन लो, ये मिस टाइप है, ये 45 की बजाय 48 आएगा, और तब हमारे लिए बहुत ईजी है। कैसे, देखो 4 इंटू 3 और इंटू 4 कर दो, 4 चुके 16, 16 दूनी 38, 16 तियां नहीं ऐसा आएगा, 4 तियां 12, ये आया ना, 4 तियां 12, और 12 गुणा 4 12 चुका है 48, यानी कि ये ठीक है। 5 चौको 20, 20 गुणा 3 60, ऐसे ही जो है 5 तियां 15, और 15 गुणा कितना की 105, तो 15 गुणा 7 करोगे तो 15 7 105, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 97 का राइट आंसर 7। 6 मित्र हैं, नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल, की आयु अलग अलग है। गीता पूजा से बड़ी है। पहले हम लोग ये काम करते हैं, क्या करते हैं, हमने कहा कि ये मान लीजिए गीता है, अब ये क्या है, ये पूजा से बड़ी है, ये गीता है, तो ये क्या है, पूजा से बड़ी है। होल्ड ऑन, पहले भी यहाँ पे रुक जाओ। लेकिन वरुण से छोटी है, वरुण से क्या है, छोटी है, तो मतलब इससे पहले क्या आ जाएगा, वरुण आ जाएगा, वरुण से छोटी है। कपिल की आयु वरुण और काव्य की आयु के मध्य आती है, तो ये वरुण की आयु है, ये काव्य है। कहीं एक बार हम कपिल लिख लेंगे, कहीं एक बार हम लोग जो है क्या लिखेंगे, काव्य। क्या लिख रहा है, कपिल की आयु वरुण और काव्य, तो ये वरुण था, तो अगर ये काव्य है तो यहाँ पर क्या आएगा, कपिल आएगा, यहाँ पर कपिल आएगा, रुक जाओ, है ना, कि आयु के मध्य आती है। केवल पूजा एक मित्र से बड़ी है, पूजा एक मित्र से बड़ी है, तो वो एक मित्र कौन बची, वो बची सिर्फ एन, यानी कि नेहा। तो इन सब में सबसे छोटा कौन आ गया, इन सब में सबसे छोटा आ गया नेहा, तो नेहा विल बी द राइट आंसर ऑफ 98th क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। यहां पर बताओ भाई कौन सी डिजिट आएगी नेक्स्ट, इजी बताओ कैसे फॉर्मूला ये याद करने का है। देखो
इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा, फर्स्ट माइनस थर्ड मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू सेंटर, ये इसके बाद आ जाएगा सेंटर। नहीं समझे, देखो फर्स्ट माइनस थर्ड का मतलब क्या है, इस वाले पे पहले लॉजिक काम करते हैं। 20 माइनस 10 करो तो कितना आ जाएगा जी, 20 में से 10 गए 10, और 10 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 9 से, तो क्या आ जाएगा, इसके बाद सेंटर की डिजीज आ जाएगी 90, आ गया ना 90 सेंटर में, क्लियर हो रहा है। दूसरा देखो, इस वाले में लॉजिक लगाओ, 25 में से आप 10 घटा दीजिए, कितना बचता है, 15 बचता है, 15 गुणा 9, 15 में 135, यानी कि ये सेंटर आ गया। ऐसे ही लॉजिक आप हर जगह लगाओगे। जैसे मान लो अगर आप इसमें करते हो, मान लो आपने 22 माइनस 7 किया, तो 22 में से 7 जाते हैं तो कितना बचते हैं, 15, 15 गुणा 9 करोगे तो क्या 150 आता है, नहीं, मतलब सर ये गलत हो रहा है। ऐसे ही लॉजिक आप इसमें लगाओगे, नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर सी को देखोगे, कैसे देखो, इसको बता रहा हूँ, 18 माइनस 10 करो, 18 में से 10 गए, कितने बचते हैं जी, 8 बचते होंगे, राइट। और 8 को 9 से गुणा करो तो 8 9 में 72, यानी कि 72 इज द राइट आंसर, और ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ सेट नंबर 36, एंड दैट इज ऑल अबाउट कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स है ना। तो ट्राइंगल्स को रटना है, लेट्स सी, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो हम करते हैं इसको नंबर्स दे देते हैं, लेट करते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 एंड 4, है ना। अगर 5 6 7 8 करना है तो मैं कर लेता हूँ 5 6 7 8, या आप चाहो तो इसको इंडिविजुअली 1 2 3 4 1 2 3 4 भी कर सकते हैं। तो भाई हमें पता चल गया कि 8 तो इसमें है ही है, कितने इसमें है, 8 है। अब आपको मैं इजी तरीका बताता हूँ, जितने हमारे पास में बॉक्सेस है ना, जैसे 2 बॉक्स हैं, तो इन 2 बॉक्स में से एक माइनस कर दो, 2 बॉक्स में से एक माइनस होगा तो कितना आएगा, 18। ये ट्रिक है याद करने का, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट निकालना है तो आप इसको कंप्लीट निकाल दीजिए। 8 तो आपको ऐसे ही मिल गए, फिर आप बनाते रहिए कि सर एक ऐसे में आ जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा, एक ये ऐसे में आ जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों ने फिर अलग से अगर निकालने तो वैसे भी निकाल सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर क्या आएगा, 100 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 18। तो ये था हमारा सेट नंबर 36 आई गेस। और आज के लिए बस यही सारी बातें। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियोस, है ना, जितने भी पुरानी वीडियोस हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो गाइस बोलने की ज़रूरत है, आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियोस मिल सकें, और बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। हर रात 8 बजे आपको एक वीडियो जो है मिलती है ना। हम इस पूरे 100 क्वेश्चन के क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट्स में साझा करते हैं। पार्ट 1 में आपका उत्तराखंड के क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट 2 में आपका हिंदी, जीएस और जो है आपका कौन सा रीजनिंग इंक्लूडिंग द कंप्यूटर, तो वो इसमें जो है कंप्लीट हो जाता है। तो 2 पार्ट्स में ये वीडियोस आती है ना। चलिए, देन सी यू टुमारो, टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।